तो हम बात कर रहे थे वेल्डिंग की, ये भी होना अच्छा है, नींद खुल गई होगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे वेल्डिंग की। तो अगर मैं वेल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पर कौन सी वाली सप्लाई होती है, यहाँ पर कौन सी वाली सप्लाई देते हैं, एसी भी और डीसी भी, कोई सी भी सप्लाई यहाँ पर आप दे सकते हो। ये है हमारी पावर सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर एक वायर लगा दिया हमने ऐसे करके, इस वायर से मैंने क्या लगा दिया, एक बेस है ना, मतलब बेड या बेस। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा दिया, एक वर्क पीस। ठीक है, अगर इससे यहाँ जो बेड ये सॉरी वायर जो आ रहा है, इस वायर से हमने क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, ये है। ठीक है विजय जी, क्या होगा इसमें, क्या इसमें करंट फ्लो होगा, क्या इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं। तो फिर करंट फ्लो कैसे होगा, हम करंट क्यों फ्लो करवा रहे हैं, वेल्डिंग करवाने के लिए। तो वेल्डिंग करवाने का काम तो गैस भी कर रही है, तो फिर यहाँ पर जरूरत क्यों है हमें, आर्क के थ्रू। आर्क में होता क्या है, हाँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो स्ट्राइक करेंगे किसके ऊपर, वर्क पीस पर। वर्क पीस पर, इसका मतलब हमेशा आपके हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी पर जाएगा तो फिर हमेशा हमेशा वर्क पीस ही गलेगा फिर तो। ठीक है कि नहीं। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। बट इसका मतलब क्या, अगर अगर सुनो, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो क्या यही वाली चीज गल रही है, ये नहीं गल रही, रेट उसका ज्यादा है क्योंकि हीट पूरे में जोन में फैल रही है, इस वजह से ये भी गलेगा। ठीक है, बात क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी क्या है, अभी क्या है कि यही जो हमारा यहाँ वाला पार्ट था, इसमें क्या हुआ कि आर्क जो है वो कब आएगी, जब आप देखो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा इसका जेई का, कि सबसे पहले आर्क कैसे प्रोड्यूस होती है, आर्क प्रोड्यूस होती है टच करा के। क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। आर्क क्या होगी, टच कराएंगे और फिर आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब आपने क्या किया, एक शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश की, शॉर्ट सर्किट करके ही आपकी आर्क कम से कम पहले टच होगी, मतलब प्रोड्यूस होगी। टच कराया मतलब शॉर्ट सर्किट किया, और जैसे ही उसे ऊपर उठा दिया तो हमारे पास क्या हो गया, ये चलने लग गया, आर्क प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, आर्क जैसे ही प्रोड्यूस हुआ, इसमें क्या हुआ, आप इसको इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव अगर रखते हो, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखते हो, वर्कपीस को निगेटिव रखते हो, तो इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव, क्या बोलते हैं इसे। अगर पॉजिटिव ये है और निगेटिव ये है, और यहाँ पर सप्लाई कैसी है, डीसी, डीसी सप्लाई है, मतलब ये निगेटिव इसके निगेटिव से लगा हुआ है, ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से लगा हुआ। याद होगा वो लाल और काला वाला हुआ करता था, ठीक है, बैटरी में। तो अब बताना यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम क्या होता है, इस वेल्डिंग का नाम क्या है। ना ना ना, वो तो जुगाड़बाजी बता रहे हो आप मुझे नाम बताओ इसका, है ना, रिवर्स। ठीक है, डायरेक्ट करंट, रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, अगर ये चीज हो हमारी, इधर माइनस हो इधर प्लस हो, स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक है, या एसपीडीसी। ठीक है, ये वाली चीज हमें एकदम क्लियर। ठीक है, अगर मैंने एसपीडीसी यूज किया तो पेनिट्रेशन किस पर ज्यादा होगा, वर्कपीस पे ज्यादा। और अगर मैंने आरपीडीसी किया तो फिर हमारा जो मेटल डिपोजिशन रेट है आरपीडीसी में, वो किस पे ज्यादा, इलेक्ट्रोड पर मेटल डिपोजिशन ज्यादा, आरपीडीसी में इलेक्ट्रोड पर मेटल डिपोजिशन ज्यादा। अरे मेटल डिपोजिशन वर्कपीस पे होता है, मेटल डिपोजिशन इलेक्ट्रोड पे थोड़ी होता है। इलेक्ट्रोड का तो मेटल हमारे वर्कपीस पे गिर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन गलत भी पूछ लिए जाते हैं भाई। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, मेटल डिपोजिशन तो हमेशा इस पर होगा, मेटल डिपोजिशन रेट आरपीडीसी में क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा, ये आंसर बताओ। मेटल डिपोजिशन रेट आरपीडीसी में क्या होगा, कम या ज्यादा, अब्दुल जी आप ही बताओ। आरपीडीसी में मेटल डिपोजिशन रेट ज्यादा होगा या कम, आरपीडीसी में मेटल डिपोजिशन रेट क्यों होगा ज्यादा, समझ में नहीं आ रहा कुछ, है ना अब्दुल जी, यही चल रहा है अभी माइंड में, है ना, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। पहले मैंने कल कुछ लिखवाया था ना आपको, एक टेबल बनवाया था, टेबल में एक चीज थी मेटल डिपोजिशन रेट, बताया था कुछ। मेटल डिपोजिशन रेट होता है इलेक्ट्रोड जो गल के और अपने वर्क पीस पर गिरता जा रहा है, दैट इज द मेटल डिपोजिशन रेट। अगर ये एसपीडीसी है तो मेटल डिपोजिशन रेट क्या होता है, कम। क्यों, क्योंकि उसमें वर्क पीस ज्यादा गल रहा है, इलेक्ट्रोड कम गल रहा है, तो वो इस पर डिपोजिट ही जल्दी से नहीं हो रहा, तो एसपीडीसी में ये होता है कम। आरपीडीसी में क्या होगा, मेटल डिपोजिशन रेट, वो ज्यादा गलेगा तो वो ज्यादा गिरेगा इसके ऊपर, इसका मतलब उसमें क्या होगा, ज्यादा। क्लियर है, ठीक है अब्दुल जी, क्लियर हो गया, है ना। तो यार हमें रिवीजन भी करना है एक एक चीज का, एक एक चीज छोड़नी नहीं है, क्वेश्चन कोई सा भी टपक सकता है। हाँ यार वो भी चीजें पूछनी है, सही बात है। ठीक है,
चलो आर्क लेंथ किसके बराबर होती है? मैंने क्या पूछ लिया, आर्क लेंथ किसके बराबर होती है? अभी तो बताया ही नहीं। ठीक है, चलो चलो अभी बात करेंगे इन चीजों की। ठीक है, हाँ, आर्क लेंथ गैप के बराबर और साथ ही किसके वैल्यू के बराबर होती है वो भी अभी बताऊंगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड के बराबर हम मान के चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ, रियल में नहीं होती, वो मान के चलते हैं वैल्यू के हिसाब से। प्रिंसिपल ऑफ आर्क कल पढ़ लिया था, ये सब घर जाके पढ़ा, चीज समझ में आ गई। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। तो एनआर की जनरेट बिटवीन कैथोड एंड, अच्छा ये कैथोड और एनोड क्या होते हैं भाई? ये केमिस्ट्री वाला याद मत रखना, केमिस्ट्री वाला याद मत रखना। कैथोड क्या हो जाएगा यहाँ पर, बस यही थोड़ा सा याद मत रखना, वो यही थोड़ा गड़बड़ मत करना, यहाँ पर इस वाले वर्ड को याद रख लेना। वर्क इज पॉजिटिव मतलब एनोड ऑफ द सर्किट। ये दो चीजें होती हैं केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है सर्कल जब हमारा ऐसे जाता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हिसाब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, कैथोड का नाम क्या हो जाता है, पॉजिटिव, एनोड का नाम नेगेटिव। ठीक है, जब ये वाला साइकिल होता है जिसमें हमारा ये पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जा रहा है, मतलब पॉजिटिव अगर इस साइड है, बैटरी का पॉजिटिव वहां का पॉजिटिव बना रहा है, तो इस सेंस में क्या होगा, हमारा एनोड होता है पॉजिटिव। आपको केमिस्ट्री याद नहीं रखनी, आपको क्या याद रखना है, जो मैंने ये अभी लिख दिया बस वही याद रखना, क्योंकि वेल्डिंग ऐसे तो नहीं है डबल डबल टाइप से हो रही है, तो इसलिए टेंशन मत लेना, है ना। दो चीजें हुआ करती थी केमिस्ट्री में, कभी आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो है एनोड पॉजिटिव, तो कैथोड क्या होगा, निगेटिव, बस ये याद रखो। ठीक है, कैथोड है हमारा निगेटिव। एसपीडीसी आरपीडीसी ये सब समझ में आ गया था। ठीक है, उसके बाद ये चीज है, देखो जिस टाइम पर हमने आर किसमें प्रोड्यूस की, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोड गलेगा, तो इलेक्ट्रोड जो गल रहा है वो कैसे गल रहा है, उसके तीन मेथड होते हैं, तीन इसके तरीके होते हैं गलने के उसके। एक होता है हमारा ग्लोबुलर, ग्लोबुलर मतलब थोड़ी बूंद बूंद करके, मोटी मोटी सी बूंद बूंद करके, ये होता है ग्लोबुलर। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लोबुलर। स्प्रे क्या है, बहुत पतली पतली बूंद्स जा रही हैं, बहुत पतली पतली ड्रॉप, बहुत पतली पतली स्प्रे की फॉर्म में जा रहा है। जबकि शॉर्ट सर्किट क्या है, बहुत सारा मटेरियल एक साथ ही। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट है, करंट सबसे हाई है ना, तो क्या हो रहा है, सारा मटेरियल एकदम एकदम गल रहा है ना। तो ये जो चीज है शॉर्ट सर्किट है, मतलब अगर आपने वहां पर उस चीज को शॉर्ट सर्किट कर दिया ना, तो आपका इलेक्ट्रोड बहुत जल्दी जल्दी गल गल के ना उसी जगह चिपका रहेगा, उसी जगह वो इकट्ठा होता जाएगा गल गल के। ये सुनो, वेल्डिंग तो होगी नहीं, इधर इधर तो आप लेके नहीं जा रहे हो, वहीं पर गलता रहेगा और वहीं पर इतना मोटा हो जाएगा। ये क्या है, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रहा है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट मेटल ट्रांसफर। ये हो गया आपका स्प्रे मेटल ट्रांसफर, और ये हो गया ग्लोबुलर टाइप से। तो ये तीन मेथड होते हैं। क्लियर, इसमें कुछ और जानने की जरूरत तो नहीं है, फिगर से एकदम देख के क्लियर हो गया। ठीक है, ये तीन मेथड है हमारी, एक ग्लोबुलर, एक स्प्रे एंड एक शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या यूज करना चाहोगे, कभी नहीं। ठीक है, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, जनरली स्प्रे, क्योंकि स्प्रे क्या होगा, जहां जहां चाहिए वो वहीं वहीं टच होगा जाके, है ना, सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद मेजर फोर्सेस ऑफ मेटल ट्रांसफर। फोर्सेस क्या है जो हमारी इसमें यूज हो रही हैं वेल्डिंग में, कौन कौन सी होती हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ चीजें हैं ये क्या हो गया, ग्रेविटी फोर्स जिसकी वजह से गिर रहा है, सरफेस टेंशन क्योंकि आपको दिख रही है यहाँ पर क्या है, मेटल आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है जो इलेक्ट्रोड है, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन जितने ज्यादा वहां पर, देखो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि आपने इंसुलेटर मटेरियल ले लिया, नहीं, तो आपको क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन भी तो होना चाहिए, मतलब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें तो होनी चाहिए या नहीं। अभी मैं मैग्नेटिक वाला सेंस अभी समझाऊंगा जिसमें आर्क फ्लो होता है, मैग्नेटिक सेंस अभी जस्ट आएगा वो। दूसरा हाइड्रोडायनेमिक एक्शन, हाइड्रोडायनेमिक एक्शन के फ्लूइड बन गया, फ्लूइड बन गया तो ये बह रहा है। ठीक है, तो इस चीज को भी हमें देखना है। तो ये चारों चीजें इसके अंदर ली जा रही हैं। तो मेटल ट्रांसफर में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जनरली आज तक नहीं आया, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन सी चीजें आर्क वेल्डिंग में फोर्सेस में कंसीडर होंगी, तो कम से कम आप ये चार फोर्सेस तो सोच सकते हो। ये क्लियर है, हाँ बोले। क्या हो जाता है, वो अपना मैग्नेटिज्म छोड़ता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म छोड़ता है, कौन सी चीज, जो हमारा आयरन होता है। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं इसे। ठीक है, मैग्नेटिज्म छोड़ता है। क्या ये मैग्नेटिज्म छोड़ के, क्या ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना, ये ऐसे नहीं होता। मैग्नेटिज्म का जो मतलब होता है वो पोल्स होते हैं, मतलब जो हमारे पास ये ओरिएंटेशन है ना, ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है मैग्नेटिज्म में। जो ओरिएंटेशन है ना, वो ओरिएंटेशन का सेंस होता है कि ओरिएंटेशन जैसा हो गया पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, है ना। तो जो डायामैग्नेटिक है
वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब ये क्या होते हैं उसमें करंट जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पैरामैग्नेटिक, ऐसे हमारे फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ये सारे आपने पढ़े होंगे, ठीक है, 11th क्लास में जब केमिस्ट्री पढ़ा करते थे। तो आप ना इस टाइम पर क्या कर रहे हो, जिस टाइम पर ये इलेक्ट्रोड आपका, जिस टाइम पर ये इलेक्ट्रोड गल रहा है, अगर ये अपना मैग्नेटिज्म छोड़ दे तो करंट क्या प्रोड्यूस कर पाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, वायर का कम है, यहाँ ही तो ज्यादा है ना, जो वायर से रिलेटेड हो रहा है। आपने क्या कर रखा है यहाँ, शॉर्ट सर्किट, आपने क्या कर रखा है, शॉर्ट सर्किट। अगर इसने अपनी करंट कैरिंग कैपेसिटी छोड़ दी, करंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, तो फिर तो बेकार है ना, यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस नहीं होगी आपकी दुनिया। फिर यहाँ पर ऐसी होती कि जैसे वो आर्क जला रहे हो, आर्क बंद हो जा रही है, आर्क वेल्डिंग कभी होती है ना। क्लियर है ना। आर्क वेल्डिंग क्यों हो रही है, क्योंकि अपनी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो इस मटेरियल के अंदर अभी भी है, चाहे वो हाई टेम्परेचर पर क्यों ना हो, है कि नहीं, तभी तो इलेक्ट्रॉन भी भाग रहे हैं उस साइड। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये चीज हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोडायनामिक एक्शन ऑफ द प्लाज्मा, ये वाली चीज ये है क्योंकि ये फ्लूइडिक है। तो 4 फोर्स याद रहेंगे, नहीं 4 फोर्स याद नहीं रहेंगे, याद रहेंगे, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में क्या होता है, अब देखो जो जो चीजें मुझे एक्स्ट्रा लिखनी है ना वो भी मैंने लिखी हुई हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं। देखो वेल्डिंग को अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से लेके जाता तो ये हो जाती हद से 2 दिन में, 2 दिन में खत्म हो जाती पूरी वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, और ये भी जेई के हिसाब से। कौन सी वाली, यूकेपीएससी जेई के हिसाब से, मैं कंफर्म कह रहा हूँ मैं वेल्डिंग को। बट प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस पे समझाया, तो अगर कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा उठ के आ गया ना, तो उसमें ना फिर आप कहते हैं ना कि आसपास देखोगे फिर और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं वो चीजें लेके चल रहा हूँ जितना भी मैक्सिमम यूकेपीएससी आपसे पूछ सके, मैक्सिमम। लाइक आपसे अगर एक ड्रूपर वर्ड पूछ लिया, आज तक नहीं पूछा गया, बट अगर पूछ लिया तो क्या कर लोगे आप, है तो वेल्डिंग के अंदर ना, ठीक है, वहां तो आप यही कहोगे ना कि सर ने पढ़ाया नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या रखा कि हर चीज को हम लेके चल रहे हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि यूकेपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ सकती है, भले से उसके पीछे की पूरी केमिस्ट्री आपको ना पता हो। यूकेपीएससी में ऐसा ही होता है, उन्हें आपकी केमिस्ट्री से मतलब नहीं होता पीछे क्या क्या चल रहा है, उसके कितना पूरा रिलेशन किस तरह का है उसका, है ना, वो नहीं समझ देखते। वो क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां जो चीज है उसका सीधा नाम यूज कर लेंगे और सीधा पूछ लेंगे वो किससे रिलेट करता है ना। तो लाइक यही है कि अगर मैं ड्रूपर्स एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ड्रूपर्स, तो उसका मीनिंग क्या है, कांस्टेंट करंट वेल्डिंग मशीन, कांस्टेंट करंट वेल्डिंग मशीन। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, याद है ना, पावर सप्लाई पर, पावर सप्लाई पर क्या लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर। यहाँ से पावर सप्लाई जा रही है ऐसे, इसी को तो मैं पावर सप्लाई बोल रहा हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या वर्ड मिलेगा, ड्रूपर। बात समझ में आ रही, आर्क वेल्डिंग से आपसे क्वेश्चन आ जाता है, ड्रूपर इज रिलेटेड टू किससे, ट्रांसफार्मर। इतना समझना है बस, इससे ज्यादा नहीं समझना चीजों को। फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा ही रख रखा है, जितना भी इससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है हमारा ड्रूपर वर्ड। ये ड्रूपर में जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा वाला रिलेट करता है, कांस्टेंट करंट वेल्डिंग मशीन। मतलब इस, अगर मेरा ट्रांसफार्मर से जो आउटकम निकल के आ रहा है, वो आउटकम मेरा क्या रहता है पूरे इस प्रोसेस में कैसा रखता हूं, अगर मैं कांस्टेंट करंट के हिसाब से रखने की कोशिश करता हूं। कांस्टेंट करंट कैसा हुआ, कांस्टेंट करंट कैसा हुआ, अगर इसमें आपने गैप चेंज किया तो भी मेरा करंट क्या रहे, सेम। समझ में आ रहा है मेरी बात को। आर्क का जो गैप है, जो आर्क का गैप हो रहा है, गैप किसकी वजह से, डायरेक्टली वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, ये भी याद रखना, V इक्वल टू क्या हो जाता है, A प्लस BL। जो वोल्टेज है ना बिटवीन दी गैप, वोल्टेज बिटवीन दी गैप, कल पढ़ा था वोल्टेज को, नहीं याद है, वोल्टेज बिटवीन दी गैप, वो फॉर्मूला होता है A प्लस BL। A प्लस BL क्या है, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, L क्या है, L क्या है हमारी आर्क लेंथ, L क्या है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कौन सी हो गई, यहां से यहां तक का ये गैप, आर्क लेंथ। तो V इक्वल टू A प्लस BL भी हम यूज करते हैं। तो यहां से एक थोड़ा सा आइडिया याद रहेगा आपका कि आर्क लेंथ पर क्या डिपेंड होता है मेरा, आर्क लेंथ पर क्या डिपेंड हो रहा है मेरा, वोल्टेज, ठीक है। V इक्वल टू A प्लस BL। अगर आर्क लेंथ हमारी ज्यादा तो हमें वोल्टेज क्या रखनी पड़ेगी, करंट प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा, कल हमने समझा था। गैप अगर ज्यादा तो वोल्टेज हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी, यही तो चीज हो रही है यहाँ पर, है ना, समझ में आ रहा है इतना। अगर गैप कम तो वोल्टेज कम पर भी करंट आपकी चल सकती है।
अगर ये प्रोसेस मेरा करंट सेम के लिए बना हुआ है, अगर ये जो ट्रांसफार्मर आपने यूज किया वो इस तरह का उसमें ड्रूपर कैरेक्टरिस्टिक लगी हुई है, यहाँ सिर्फ ट्रांसफार्मर नहीं है, यहाँ पर आपका पूरा एक अरेंजमेंट होता है इस ट्रांसफार्मर में साथ में। उस अरेंजमेंट में क्या होगा कि आपके जो लोड है उसके हिसाब से यहाँ की कांस्टेंट करंट बनती रहेगी इस जगह, कांस्टेंट करंट। इस कांस्टेंट करंट के हिसाब से हमारे पास जो ग्राफ आएगा ना, जो ग्राफ आएगा वीआई में, वीआई में, वी और आई में, वोल्टेज और करंट में, वो ऑलमोस्ट ऐसा आएगा, ऐसा। कैसा आएगा? ऑलमोस्ट ऐसा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर मेरा ग्राफ इस तरह का जा रहा है जिसमें करंट कांस्टेंट है, तो ये वाली जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो ड्रूपर कैरेक्टरिस्टिक का कहलाता है। ड्रूपर कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो ट्रांसफार्मर आपकी कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर रहा है। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? थोड़ा रफली समझ में आ रहा होगा क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। यहाँ तो एक ही लाइन लिखी हुई और एक ही लाइन का क्वेश्चन रहेगा, बट आपको थोड़ा थोड़ा रफली भी आइडिया रहे कि हाँ ये था क्या। दूसरा तरीका क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज मशीन। कांस्टेंट वोल्टेज मशीन, कांस्टेंट करंट मशीन में वोल्टेज का सेम होना जरूरी है? नहीं, आपका गैप चेंज हो सकता है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर गैप हम मेंटेन रखें तो क्या बन जाएगा मेरा? कांस्टेंट वोल्टेज मशीन। कांस्टेंट वोल्टेज मतलब ट्रांसफार्मर ने करंट भले से ही वेरी कर दिया, वोल्टेज हमारा क्या रहेगा? सेम। अगर गैप चेंज भी हो रहा है तो भी उस कंडीशन में क्या रखेगा? वोल्टेज सेम, करंट को वेरी करा के। बात क्लियर है? करंट को वेरी करा के। तो यहाँ की जुगाड़बाजी से जो हमारा फॉर्मूले, जो फिगर बन के आएगा वी आई का, वो कैसा आएगा? वो आएगा सिर्फ और सिर्फ ऐसा, ऐसे आता है। उसमें करंट क्या होती है? चेंज होती रहती है। इसमें करंट क्या हो रही है? थोड़ी दूर के बाद मैंने कैसे दिखा दी? एक कांस्टेंट ऐसे जा रही है ना। आई क्या है? एक आई कांस्टेंट दिखा रहा हूं, जबकि यहाँ आई आपकी आएगी ही नहीं इस साइड, है ना। यहाँ का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ ऐसा रहेगा। दिस इज द कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर मशीन, जबकि ऊपर वाली क्या है? कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर मशीन। तो अब एक और क्वेश्चन, ड्रूपर किससे रिलेट कर रहा है? ट्रांसफार्मर से। दूसरा, ड्रूपर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ये कांस्टेंट करंट से रिलेट करता है कांस्टेंट वोल्टेज से, तो किससे करता है? कांस्टेंट करंट से। करंट से। ड्रूपर क्या है? कांस्टेंट करंट। जब ये पहले करंट को कांस्टेंट करके भेज रहा था ना, तो इसे बोलेंगे ड्रूपर। बात क्लियर है? कांस्टेंट वोल्टेज भेज रहा है तो फिर इसे ड्रूपर हम जनरली नहीं बोलते। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया? ठीक, गुड। चलो इतना काफी है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हमारी कितनी होती है? मैंने कल भी समझाया, वोल्टेज हमारी कम होगी चल जाएगा, करंट हमारी क्या होनी चाहिए? ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने चाहिए। तो उसकी रेंज याद रखना। क्वेश्चन रेंज का आ सकता है, आज तक नहीं आया बट आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके बैठा हुआ हूँ, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अभी तक भले से ना आए हूँ, ठीक है, बट वो आ सकते हैं। ठीक है, 30 से 40 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज है ना। रेंज हमारी ये हो गई। अब देखो ये चीज क्या होगी? वोल्टेज बिटवीन 30 टू 40 वोल्ट, एक्चुअल वोल्टेज अक्रॉस द आर्क वेरिंग फ्रॉम 12 टू 30। ये इससे कम क्यों है? क्योंकि आपको पता है ना, रियल में इस वायर में भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। पढ़ा है ना कभी केमिस्ट्री, उसमें इलेक्ट्रिकल में आपने 12th में पढ़ा होगा कि अगर वायर एक रियल वायर है तो उसमें हमेशा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। वोल्टेज ड्रॉप होगा तभी तो उसे कंपनसेट करेगा रेजिस्टेंस को। लाइक जैसे कि फ्लूइड में क्या होता है, विस्कस लॉस को ओवरकम करने के लिए आपको प्रेशर ज्यादा रखना पड़ता है, ऐसे ही आपको रेजिस्टेंस ड्रॉप को ओवरकम करने के लिए वोल्टेज ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा था, तो ये क्या है? यहाँ पर जो दोनों के बीच का गैप है उसमें है कम, 12 टू 30 वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन डीप भी आया तो भी कर लोगे, इतने का ही आया तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू इनिशिएट ए वेल्ड द ऑपरेटर स्ट्राइक द इलेक्ट्रोड एंड स्टार्ट आर्क। वो जो शुरू में भी समझाया था कि पहले टच करोगे तभी स्टार्ट होगी आर्क। एकदम क्लियर? छोटी छोटी लाइनें हैं बट एक एक क्वेश्चन बन रहा है इन चीजों से। ठीक है, चलो एकदम सेफ साइड लेके चल रहा हूँ आपको सबको। ठीक है, यहाँ पर अगर डायरेक्टली आर्क वेल्डिंग से एक फॉर्मूला पूछ लिया गया, लाइक जैसे आपको पता है ना v टू द पावर n, ये क्या होता है? किसका होता है ये फॉर्मूला? v t to the power n इक्वल टू कांस्टेंट किसका होता है? किसका? ट्रू टेलर्स, टेलर्स लाइफ, टेलर्स लाइफ, टेलर्स लाइफ किसकी? टूल की, मतलब टूल लाइफ, टूल लाइफ। टेलर्स एक्सपोनेंट होता है, टेलर्स फॉर्मूला होता है किसका? टूल लाइफ का, v टू द पावर n। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आ जाएगा v टू द पावर n, बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है आर्क वेल्डिंग से, क्या कि ये जो फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यार? एक्चुअली मैं जैसे गलत नहीं पढ़ाऊंगा उस वजह से, v अपॉन VOC। अब ये समझो, वहां पे तो OC भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसे OC भी रहने दो।
ये क्या है, V अपॉन VOC, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज ऑफ द ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ, आपने हमेशा पढ़े होंगे ये चीजें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप इलेक्ट्रिकल एकदम जीरो पढ़ के आए हो, आपने चीजें पढ़ी हुई हैं। लाइक अगर ये ऐसे है तो इसके अगर ओपन एंडेड हैं तो इनको क्या बोलते हो, ओपन सर्किट। यस, तो यहाँ ऐसे दिखाते थे, ओपन सर्किट की वोल्टेज बोलते थे या नहीं, दो सिरों के बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया, वो क्या दे देगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, अब है ना ओपन सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट है तो, शॉर्ट सर्किट है तो आपको याद होगा एक वायर ही बस वापस आ रहा है, और उस वायर का हम रेजिस्टेंस क्या मानते थे, एकदम जीरो, है ना। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं दिखा देना, रेजिस्टेंस दिखा दे तो फिर ये क्या हो गया, फिर तो ये नॉर्मल वाला हो गया, जैसे कि नॉर्मल सर्किट होते हैं हमारे। ठीक है, रेजिस्टेंस दिखाना ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा शॉर्ट सर्किट। ये क्या है हमारा शॉर्ट सर्किट। आपने इसका कनेक्शन एक वायर के थ्रू, एक इनफाइनाइट जीरो रेजिस्टेंस, सॉरी इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, एक जीरो रेजिस्टेंस के हिसाब से आपने एक वायर जोड़ दिया, तो करंट अब किधर से भागेगा, ऐसे भाग जाएगा बिना किसी वोल्टेज ड्रॉप के। वोल्टेज ड्रॉप कब चाहिए, जब रेजिस्टेंस हो उसमें, यहाँ रेजिस्टेंस ही नहीं। याद आ रहा है थोड़ा सा, नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिकल का थोड़ा फंडा था, एक ओपन सर्किट एक शॉर्ट सर्किट। अरे चलो इलेक्ट्रिकल नहीं आती, घर में तो पढ़ा है, शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब आग ही लगना नहीं होता। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि हम रेजिस्टेंस क्या लेके चल रहे हैं उनके बीच में, कुछ नहीं, है ना, तभी तो वो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब क्या है, बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, बीच में कोई विरोध करने वाली चीज ही नहीं है। अगर विरोध करने वाली चीज नहीं है तो वायर हमने कैसा मान रखा है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिंग वायर, है ना, ऐसा नहीं है कि इसका खुद का रेजिस्टेंस है, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। नहीं आज तक पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं है, बस इसी को ऐसे वेस मान के पढ़ लो। मैंने क्या बोला, एक अगर एक वायर लिया जो कि कैसा है, एकदम आइडियल, कैसा है, आइडियल, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो। रेजिस्टेंस तो जानते हो ना, विरोध, विरोध क्या है, जीरो करंट फ्लो करने का, तो यहाँ पर करंट क्या होगी, यहाँ करंट होगी ISC। यहाँ VOC दिखा सकते हो, VSC दिखा सकते हो कुछ, नहीं। VSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज किसके बीच में दिखा रहे हो, इसके बीच में, ये तो वोल्टेज आपकी पावर की है, ये तो सप्लाई की वोल्टेज है ना, तो यहाँ कोई VSC या VOC का हिसाब थोड़ी है, यहाँ है ISC। यहाँ क्या है, करंट आएगी इसमें, ओपन सर्किट में करंट आएगी, ओपन सर्किट में करंट आएगी, मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ, ओपन सर्किट में करंट आती नहीं है ना भाई, ओपन सर्किट क्या है, खुला हुआ है, खुला हुआ है तो करंट कहाँ बहेगी। अगर ऐसे बहना होता तो फिर यहाँ एक तार ऐसे पकड़ रहा है, एक तार ऐसे पकड़ रहा है, तो फिर क्या होता है, मुझे करंट हमेशा लगता है। ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट नहीं होती है। ये चीज समझ में आ भी गई या नहीं, है ना। चेहरे थोड़े से खुशनुमा बना लो यार, ऐसे हो जाते हो जैसे कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। प्लस में इधर क्या होता है, I अपॉन ISC, V अपॉन VOC प्लस V अपॉन VOC प्लस I अपॉन ISC इक्वल टू क्या होता है, 1। ये किसकी इक्वेशन हुआ करती थी, थोड़ा सा आपको याद होगा, फिर आप कहोगे कि यार ये चीजें, भाई ये चीजें इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में ये आई थी, कभी आपने याद नहीं की तो मेरी क्या गलती है, आप याद नहीं करते हो, लाइफ में तो आई थी ना। x अपॉन a पढ़ा था आपने और पास करके आए हो यहाँ पर, है ना, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन हुआ करती थी, अरे राम क्या क्या हो रहा है, ये हाइपरबोला ये हुआ करता था, XY जो आप बोलना चाह रहे हो ना, वो ये था परपेंडिकुलर हाइपरबोला। अच्छा आप वो वाला बोल रहे हो, सॉरी सॉरी, आप ये वाला बोल रहे हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बोल रहे हो ना, ये है हाइपरबोला हाइपरबोला। ठीक है, ये क्या था कुछ ही याद, मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे इतना पुराना याद कैसे रह जाता है, आपका तो 12th अभी हुआ है। सर हो तो यार ये थोड़ी होता है कि मतलब ये भी चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये तो नहीं पढ़ा रहा, ये तो 12th की है भाई, हैं 4 साल में 12th किया आपने, अच्छा मैं कह रहा हूँ 4 साल में 12th किया। मैंने अमन जी यार ये तो यार कुछ अलग ही चीज हो गई। मैंने अमन जी को ना तभी अकल आई जो 12th कर दिया, मैंने अब नहीं, अब पढ़ना है, अब पढ़ना है, और तब से इतना पढ़ रहे हैं कि अब बढ़िया चल रहा है ऐसा में। चलो ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से समझो, ये वाली चीजें थी स्टार्टिंग में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी होंगी, है ना, 10th में भी, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी। और जिन्होंने 12th किया होगा, 11th किया होगा उन्होंने 11th में, नहीं तो जिन्होंने डायरेक्टली डिप्लोमा किया होगा उन्होंने फर्स्ट ईयर में मैथ्स में जरूर पढ़ी होंगी, 100%, है ना। तो ये जो इक्वेशन थी ये थी सर्किल की, सर्किल की इक्वेशन वो बहुत अच्छे से याद रहती है सबको, कौन सी वाली, है ना, ये वाली बहुत अच्छे से याद रहती है। ठीक है, ये वाली वो यही तो है, R स्क्वायर से डिवाइड कर दो ना तो ये बन गया। ठीक है, यहाँ A और B क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक, तो ये जो चीजें थी
एक्स, यहाँ एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, अगर दोनों की पावर 1 होती है तो हमेशा वो क्या होता है, और दोनों जुड़ रहे हो ना कि घट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लीनियर होता है। तो ये लाइन की इक्वेशन दिखा रहा है, देख रहे हो, ये लाइन की इक्वेशन दिखा रहा है, वी अपॉन वी ओ सी। नहीं आपने बोला, अरे काफी ने नहीं बोला, काफी ने अतिपरबोला बोल दिया, मतलब हाइपरबोला बोल दिया, ठीक है। वी अपॉन, हाँ मतलब गलत हुआ तो बेचारे नहीं किसी को पकड़ लो, वी अपॉन वी ओ सी प्लस आई अपॉन आई एस सी इक्वल टू 1। ये यहाँ पर देखो, ये आई एस सी क्या है, आई एस सी है शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट करंट तो एक ही होगी ना उस पूरे सिस्टम में, कि बिना हमने उसमें कोई रेजिस्टेंस दिए आपने वायर को बस कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस लगाया नहीं। रेजिस्टेंस लगाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आर्क लगाना, आर्क मतलब दोनों के बीच में गैप करके और कनेक्ट करके और ऐसे करना, तो ये रेजिस्टेंस ही तो है एक तरह से, जो यहाँ आर्क जहाँ गैप है, ठीक है, रेजिस्टेंस वाला। अरे आर्क चलने लग गई भाई, ठीक है, तो उस चीज को हमने क्या बोला, उसको बोला हमने आई, जो उस कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है। जबकि अगर इसके वायर से जोड़ दिया जाए, बस ऐसे ही बिना किसी और कनेक्शन के वायर से जोड़ दिया, शॉर्ट सर्किट बनाए, तो वो क्या है, आईएससी, ठीक है। अगर इसको मैंने ओपन सर्किट में कनेक्ट किया तो ये क्या है, मेरा वीओसी। और अगर मैंने इसको फिर से वही वायर में कनेक्ट करके, मुझे पूरा ये मैंने ऐसे बनाया इलेक्ट्रोड लगा के, फिर ये इसके बीच में गैप है, यहाँ आर्क प्रोड्यूस हो रखी है, तो ये क्या दे रहा है मुझे, इस दोनों के बीच में वी, ये दे रहा है वी। अगर ये मैं बिल्कुल ओपन सर्किट रखूं तो वीओसी, तो वी अपॉन वीओसी, मेरा सिस्टम ये है ना, सिस्टम ये है, तो सिस्टम में क्या है, वी है, सिस्टम में क्या है, सिस्टम में है आई, ना कि आईएससी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये एक्सट्रीम चीजें हैं, एक है ओसी एक है एससी, है कि नहीं, तो उनकी एक्सट्रीम चीजें हैं, जबकि सिस्टम की चीजें तो वी और आई है ना, बस। तो वी और आई यहाँ पर लिखे हुए हैं, वीओसी और आईएससी यहाँ लिखे हुए हैं, फॉर्मूला हो गया वन, बहुत ही सिंपल। हाँ शॉर्ट सर्किट करंट इनफाइनाइट, ठीक है, रेजिस्टेंस 0 है वहाँ, ना 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 ना, ये फॉर्मूले के हिसाब से मत जाना, ठीक है। आईएससी यहाँ पर कुछ होता है, वीओसी भी यहाँ पर कुछ होता है, ठीक है। ये वीओसी हमारा वो नहीं है कि जो उसका ही सर्किट का ही वोल्टेज है, ठीक है। तो अब देखो ये वाली चीजें दिख रही हैं यहाँ पर, है ना। बस आपके लिए जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो कौन सा आ सकता है हद से हद, ये कि आर्क वेल्डिंग में कौन सा वाला फॉर्मूला नीचे से लिखा होता है, मतलब फॉलोइंग में कौन सा वाला फॉर्मूला आर्क वेल्डिंग में यूज होगा। तो उस बात समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी, ठीक है, कि वीओसी क्या है, आईएससी क्या है, और वी और आई क्या है, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल एंड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो यार एक चीज ये फिक्स रखना, जो क्वेश्चंस मतलब मेजोरिटी आए हुए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके यहाँ रखता हूँ, बट जो ये चीजें मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ ना आपके साथ में, इनके मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, ऑब्वियस है, समझ रहे हो ना। इनको मैं सिर्फ टाइप करने में अपना टाइम खराब करूंगा तो वो गलत हो जाएगा। आपको ये याद होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन यूकेपीएससी वालों ने पूछ लिया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, है ना। बात एकदम समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जबकि मैं तो वो प्रैक्टिस करवाऊंगा ना आपको जो कि क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनके क्वेश्चन ज्यादा चांसेस आने के, 99% जिनके चांसेस है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो इलेक्ट्रोड में क्या है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड तो वही है ना जो अभी आपने फिगर बनाया था, इलेक्ट्रोड तो ये है ना, है कि नहीं, जो वर्क पीस को कनेक्ट कर रहा है, यस और नो, ऊपर वाला। तो अगर ये इलेक्ट्रोड है तो ये इलेक्ट्रोड क्या है, हो सकता है कंज्यूमेबल हो। कंज्यूमेबल का मतलब क्या हुआ, कंज्यूमेबल का मतलब हो गया कि यही आपका वेल्डिंग में भी काम कर रहा है, घटते 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 घटते। हो सकता है ये कंज्यूमेबल ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करे, करंट प्रोड्यूस करने का। अब आप कहोगे कि सर करंट प्रोड्यूस कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वहां जा रहे हैं, तो इसके तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं। माइंड में तो यही आएगा, इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं। आप एक चीज को भूल गए हो, आप एक चीज को भूल गए हो, क्या, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इधर हो रहे हैं, फिर यही इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, आगे, इलेक्ट्रॉन आगे, इलेक्ट्रॉन आगे, वही तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने के बाद फिर वापस आ रहे हैं, यस और नो। ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो कि अगर वो नॉन कंज्यूमेबल है तो काम चल जाएगा ना, करंट तो प्रोड्यूस कर सकता है ना। ट्रांसफॉर्मर दे रहा है, ट्रांसफॉर्मर दे रहे का मतलब क्या हुआ कि आपने एक बैटरी लगा रखी है, तो बैटरी के जो चार्ज हैं वो हमारे डाउन होते जा रहे हैं ना, बैटरी का मास खत्म नहीं होता। हाँ सुनो, H2SO4 है, नहीं वही तो मैंने बैटरी को हटा दिया ना, पावर सोर्स हटा दिया, उसके अंदर एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई, H2SO4 है, H2SO4 के अंदर एनर्जी आ रखी है। एनर्जी किसकी फॉर्म में, एक मतलब एक होता है ना H2SO4 में आपने कुछ पानी डाला, कौन सा वाला पानी बोलते हैं वो उसे, अरे उसकी पानी की भी कहानी होती है यार, पानी की भी कहानी होती है, उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, हाँ डिस्टिल्ड, ठीक है। हाँ तो वो जो पानी आपने डाला, कि पानी की भी कहानी होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसे ही पानी डाल दोगे, एकदम उबाला हुआ पानी डालोगे, ऐसे ही नल से पानी लिया और सीधा नहीं डाल देते, नल से पानी लिया सीधा डालोगे आपकी बैटरी डैमेज हो जाएगी जल्दी। आपको क्या करना होता है, पहले उबालना होता है पानी को, फिर उसको डालना होता है, लाइक उसे डाइल्यूटेड फॉर्म बोलते हैं H2SO4 को, और डिस्टिल्ड वाटर बोल देते हैं, ठीक है। तो वो जो वाटर आपने उसमें डाला, उसकी हेल्प से क्या हुआ कि जो हमारी H2SO4 की रिएक्शंस थी ना वो हमारी अच्छी हो जाती है,
डाइल्यूटेड फॉर्म में अच्छी हो जाती है। और जैसी वो अच्छी हुई उसके बाद जब हमने चार्ज किया ना उसे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो एक साइड है, एक साइड इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, एक साइड हमारे होल रह गए। तो ये जब इकट्ठे हो गए तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये सर्किट बन के आ रहा है, सर्किट ऐसे बन रहा है, तो अब आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं और फिर ये होल में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना? बीच में भी तो चल रहा है काम। जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन बच गए थे ना स्टार्टिंग में, वो भी तो इधर की ओर फ्लो हो रहे हैं। जब ये फ्लो होंगे तभी सर्किट पूरा होगा, है ना? तो ये कहानी भी होती है ना? सोचने के लिए इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, बट जब तक बैटरी में सर्किट पूरा नहीं करेंगे ना, तब तक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं जाएंगे। सर्किट को भी पूरा करना होता है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर भी, ठीक है? क्योंकि ये अगर एसी है तो सर्किट कहाँ पूरा हो रहा है, उस पावर ग्रिड में जहां से एसी आ रही है। समझ में आ रहा है? एसी जहां से आ रही है ना, वहां से सर्किट पूरा हो रहा है घूमते घूमते, ठीक है? आप सोच रहे हो कितनी स्पीड से चलता है? मैंने कल भी बोला था 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ सोच रहे हो? आप कहोगे कि हमारे कहाँ है बिजली, कहाँ से आ रही है बिजली? आ रही है बिजली, आ रही है पड़ोस से। पड़ोस से मतलब जैसे कि पास में ही कोई होगा आपके यहाँ देहरादून में ना, कहाँ से आती होगी? कहाँ? टिहरी डैम से। टिहरी डैम से पक्का, टिहरी डैम से आती है। नॉलेज में गड़बड़ मत डाल देना, पता लगा सुरभि जी को भी मैं याद करूँ कि हाँ भाई टिहरी डैम से आती है देहरादून में, ठीक है? यहाँ पर कहाँ से आती है कुछ पता है आपको? भाई हमारे यहाँ हमें पता है, हमारी वहां से आती है कालागढ़ से। आपको यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डकराना किस साइड है? वो अच्छा पोंटा साहिब के साइड जो वहां से आते हैं यहाँ पर, ओके। तो वहां से अगर अब सुनना सुनना सुनो सुनो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पोंटा साहिब से ये आपकी नॉलेज थी भाई, उत्तराखंड के हो आप, देहरादून के हो, थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए, आप नहीं स्पेसिफिक, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आप सुनो सुनो सुनो, पोंटा साहिब से आ रही है लाइट, क्या कहोगे? अरे सर वहां पर स्टार्ट किया उन्होंने, लाइट आने में टाइम तो लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है। अरे धीरे फ्लो नहीं करता, आप सोच रहे हो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कितना होता है? 2 × 10⁸, ये 3 × 10⁸, अगर उसे हम याद करेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भागती है लाइट। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भागती है लाइट, समझ रहे हो? 3 लाख किलोमीटर की है भी आपकी अर्थ है। आप तो पोंटा साहिब से देहरादून की बात कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन की जो इस वेलोसिटी है वो भी क्या है? इसी के अप्रोक्स, समझ रहे हो? इसी के अप्रोक्स, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि बस उसे कंडक्टिव वायर चाहिए। कंडक्टिव वायर आपने वहां से यहाँ तक डाल रखा है, उसे तो सोर्स मिल गया ना, बस लाइट को सोर्स नहीं चाहिए, उसे सोर्स चाहिए, है ना? तुरंत भाग के आ गई ना वो यहाँ पे। उसके लिए तो ये बहुत कम डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस, 1 सेकंड के अंदर वो बहुत कम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ से जो ये ट्रांसफॉर्मर जा रहा है वो यहीं पर घूम जाएगा, है ना? वो पूरे में घूम के फिर आता है। जब एसी होती है, एसी हमेशा ऐसे काम चलती है, एसी जो होती है वो हमेशा ऐसे काम करती है, आराम से आराम से। 1 सेकंड उसे 3 लाख किलोमीटर भागना है ना, बस। तो ठीक है, अब चाहे इसे 2 लाख मान लो, चलो 2 × 10⁸, तो इसे 2 लाख मान लो, इससे ज्यादा और क्या करोगे? यहाँ तो एक रेडियस ही हमारी 6400 के आसपास है बस, ठीक है? अर्थ की 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ। नहीं नहीं नहीं, अब यार आपने सुना है तो मैं अपनी जो आज तक मैंने पढ़ा है उस चीज को मैं उल्टा नहीं कर सकता ना। जैसे अभी इन्होंने बोल दिया टिहरी में होती है तो मैंने सोच लेता, बट यार ये चीज तो मुझे पता है ना, तो इसलिए मैं आपकी बातों से नहीं चेंज हो सकता ना, ठीक है? ये रेडियस होती है अर्थ की, रेडियस, ठीक है? 6400 किलोमीटर रेडियस। चलो ठीक है, देखो वो गूगल में लग गए, अमन जी गूगल में लग गए, मिल गया आंसर, मिल गया, ठीक है? मतलब विश्वास तो टीचरों पे होता है नहीं, आज की यूथ ऐसी है भाई, विश्वास नहीं कर सकती है बिल्कुल भी। लोंडे ने अपनी लाइफ कितनी भी चाहे झेल लियो इसके साथ में, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में, बट नहीं, विश्वास नहीं करना है, चेक जरूर करना है, ठीक है? सही है, चलो चलो ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल एंड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की कहानी थोड़ी समझ में आ रही है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी हो सकता है अगर वो खुद में गल जाए, नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है उसने क्या किया, वो गलेगा नहीं तो आपके माइंड में इतनी कहानी मैंने क्यों बोली, नहीं तो आपके माइंड में ये रहता हमेशा इलेक्ट्रॉन जब इससे निकलेगा तो ये तो गलेगा 100%। हाँ गलेगा, गलेगा मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ये निश्चित है, बट इतनी रेट से कम नहीं होंगे जिस रेट से हमारा जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है वो कम हो रहा है। क्लियर है? टंगस्टन, जब आप पढ़ोगे आप टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन जो होता है वो क्या होता है? नॉन कंज्यूमेबल। इसका मतलब टंगस्टन क्या है? बिल्कुल भी नहीं गल रहा, बिल्कुल भी नहीं गल रहा। मैं यहाँ एक चीज वर्ड गलत बोल रहा हूँ क्या? वही वाली कहानी क्या कि हाँ वही वाली कहानी क्या कि ये डिफॉर्मेबल है,
ये डिफॉर्मेबल है, कहानी याद करो, ये डिफॉर्मेबल है, ये आपको पता है। क्यों पता है? क्योंकि इसमें आप चाहे कितना भी माइन्यूट फोर्स लगा दो, इसमें इलास्टिसिटी है, ये डिफॉर्म होगा 100%, है ना। इसकी एक नियत वैल्यू है ना इलास्टिसिटी, इनफाइनाइट तो नहीं है ना, तो ये डिफॉर्म होगा। बट आप अगर नॉर्मल वे में बोलोगे तो ये क्या बोलोगे? डिफॉर्मेबल है नॉर्मल वे में? नहीं है, ये तो बोलोगे। हाँ बस, है ना। तो यही वाला आंसर किसके लिए वैलिड है? एकदम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए, नॉन कंज्यूमेबल के लिए। नॉन कंज्यूमेबल आप भले से लिख रहे हो नॉन कंज्यूमेबल, बट इसका मतलब क्या है कि वो है तो कंज्यूमेबल, बट ये आंसर आपको यूकेपीएससी में नहीं देना। बात क्लियर है ना? ये आंसर आपको यूकेपीएससी में नहीं देना कि हाँ भाई नॉन कंज्यूमेबल ही कंज्यूमेबल है ना। आपको नॉन कंज्यूमेबल की कहानी क्या सोचनी है अपने माइंड में कि हाँ वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं हो रहा, जबकि रियल में टीआईजी भी कंज्यूम होता है, बट वो आंसर बिल्कुल नहीं दोगे। आप क्या दोगे? टीआईजी में टंगस्टन बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं हो रहा। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया। अभी चलो इसके बारे में बात करेंगे। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये इन मटेरियल के बने होते हैं, मेड ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, टंगस्टन। कार्बन एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड फॉर डीसी, टंगस्टन मतलब टीआईजी हमारी यूज होती है एसी के लिए जनरली। ठीक है, जो हमारी एमआईजी होती है वो होती है डीसी के लिए। अभी आगे पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम्ड, द आर्क लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, आर्क इज स्टेबल एंड इजी टू मेंटेन। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हमारे पास ये कंज्यूम होगा, समझते रहना, अगर ये कंज्यूम हुआ, कंज्यूम इलेक्ट्रोड होगा, तो क्या होगा? आर्क लेंथ बढ़ेगी। आपको तो बढ़ानी है नहीं, आपको तो मेंटेन रखनी है। तो आपको ऐसी फीड देनी पड़ेगी अपने हाथ से, लाइक जिससे आपने इलेक्ट्रोड पकड़ रखा है, जो आप टोंग से पकड़ते थे वहां पर, ठीक है, तो उससे क्या करना पड़ेगा? उतनी ही मेंटेन रखनी पड़ेगी। यार ये तो बहुत टफ है कि नहीं? ये बहुत टफ है, इतनी ही मेंटेन रखना। अगर थोड़ी सी भी फीड हमने तेज कर दी तो वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, वो अंदर चली जाएगी, है ना। गैप और छोटा हो जाएगा तो गड़बड़ हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में, जो आपने मेंटेन कर रखा है, लाइक मशीन से कर लिया या हाथ से कर लिया, हाथ को ये बोल दिया बस इससे ज्यादा हिलना मत, तो वो ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल के लिए वो सही है। नॉन कंज्यूमेबल के हिसाब से क्या हो गया कि वो तो गल ही नहीं रहा, इसका मतलब आर्क मेंटेन है, बिल्कुल है। गल कौन रहा है? जो आपने अलग से फिलर रोड लगा रखी है ना, उसमें। किसमें? नॉन कंज्यूमेबल में। एकदम समझ में आ रहा है? कुछ जल्दबाजी तो नहीं है विश्वजीत जी? गड़बड़ हो रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? कोई भी किसी को भी दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रोड क्या होंगे? जो कंज्यूम होते हैं, जिनमें आर्क लेंथ स्टेबल रहेगी नहीं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन रखने के लिए बार बार उसको फीड देनी पड़ेगी नीचे की तरफ, क्योंकि वो तो गलता जा रहा है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है? प्रोवाइड फिलर मटेरियल्स। मतलब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कंज्यूमर इलेक्ट्रोड में खुद में ही फिलर मटेरियल की कोटिंग हो रखी होती है, खुद ही फिलर मटेरियल है एक तरह से। लाइक मैं अगर इसे बोलूं तो वो तो हमारा फ्लक्स हो गया। लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि आपको स्टील की वेल्डिंग करनी है, समझना जरा, आपको स्टील की वेल्डिंग करनी है, ये रही, ये दो प्लेटें स्टील की, यहाँ वेल्डिंग करनी है, किससे? आर्क वेल्डिंग से। तो आप इसमें इलेक्ट्रोड कौन सा रखोगे? इलेक्ट्रोड किसका बना के रखोगे? स्टील का। क्यों? क्योंकि स्टील गलेगा तो इसमें जाके वो बेस मेटल में जाके मिल जाएगा। स्टील का ये बेस मेटल है, स्टील का इलेक्ट्रोड बना दो। स्टील का इलेक्ट्रोड कैसे बन सकता है? क्योंकि वो खुद में क्या है? वो कंडक्टिव, इसीलिए स्टील का इलेक्ट्रोड बन सकता है कि नहीं? तो अगर स्टील का इलेक्ट्रोड बन रहे हैं तो यहाँ से करंट तो प्रोड्यूस करवा ही रहा है, साथ ही ये गल भी रहा है। अगर ये गल रहा है तो ये क्या है? मेरा कंज्यूमर इलेक्ट्रोड है ना। नॉन कंज्यूमर कौन कौन से हैं? कार्बन, ग्रेफाइट, टंगस्टन। स्टील तो नहीं है ना, स्टील क्या होगा? गल जाएगा। स्टील गल जाएगा तो हमें उसे क्या क्या बनाना है? कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। तो वो खुद में क्या कर रहा है? एज ए फिलर मटेरियल यूज हो रहा है, खुद में प्रोवाइड फिलर मटेरियल्स, खुद में यूज हो रहा है। सेम कंपोजिशन, ऑब्वियसली सेम कंपोजिशन किसकी? कंज्यूमेबल वाले की आप सेम कंपोजिशन रखोगे, किससे? बेस मेटल से। नहीं समझ में आया? लिख दिया, समझ में आ गया? सुन रहे हो? लग नहीं रहे हो सही में? बड़े ही ऐसे विचाराधीन लग रहे हो, एकदम ऐसे लग रहे हो जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हो। ठीक है? हाँ जोश, अरे हाई नहीं है यार, लो रखा बिल्कुल है। यहाँ तो आपसे ज्यादा जोश मेरे में लग रहा है। ऐसे ऐसे कैसे चलेगा भाई काम? हाँ बस एक दिन खाना खा लेना, एक दिन खाना मत खाना। कल तो एनर्जी आ रखी थी, परसों नहीं आ रखी थी, आज नहीं आ रही, फिर कल आएगी है। ये सही है यार आपका हिसाब, ये काम नहीं चलेगा भाई। हाँ तो पापी पेट मांगता है तो पापी पेट को भाई पहले से खिला के आया करो ना। आ तो रही है यार हवा। चलो ठीक है। दिस रिक्वायर्स दैट द इलेक्ट्रोड बी मूव्ड टुवर्ड्स और अवे द वर्क टू मेंटेन द आर्क एंड सेटिस्फैक्टरी वेल्डिंग कंडीशन। ये लाइन क्या लिखी हुई है रे? समझाना जरा मुझे। कौन समझाएगा? आए तेज समझाएंगे। बस ये तो गलत पूछ लिया है। ये लाइन क्या लिखी हुई है? ये क्या क्या लिख दिया? ये अजीब सा लग रहा है।
अब कुछ समझ में ना आ रहा, क्यों ना समझ में आ रहा, क्योंकि माइंड यहाँ पे ना है। ठीक है, आशीष जी बताइए जरा क्या लिख रहा है वो, क्या लिख दिया यहाँ पे? नहीं नहीं, ये वाले आशीष जी आप बताओ क्या लिख रहा है ये? नहीं समझ में आ रहा। नहीं नहीं यार ऐसा मत बोलना, इंग्लिश नहीं आती, इतने तो आते, पढ़ लोगे आराम से, है ना, पढ़ के तो थोड़ा सोच लो। अभी ये समझ में आया था आशीष जी, अभी ये समझ में आया था मैंने क्या बोला? अगर अगर कंज्यूमेबल है तो कंज्यूमेबल में क्या होगा, वो गलता जाएगा, गलता जाएगा तो बीच की आर्क क्या होगी, आर्क क्या होगी, गलती जाएगी तो आर्क क्या होगी, आर्क क्या होगी, लेंथ में बढ़ेगी ना, आर्क लेंथ में बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड इतना था गल गया तो इतना रह गया ना, तो आर्क लेंथ तो बढ़ गई ना। तो आर्क लेंथ बढ़ रही है, उसको हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रोड को नीचे गिरा लेके चलना पड़ेगा, है ना, ये चीज यहाँ पर लिख रही है ना, समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल सोने पे लग रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रोड, वही जो चीजें अभी मैंने लिखवाई थी उसी को एक दूसरी फाइल के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, वही पुरानी चीजें। ठीक है, बस यहाँ पर ये लाइन याद रखना, जो हम इस पर कोटिंग कर रहे हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। चाय चाहिए क्या? संडे को कर लेंगे, कल को कर लेंगे, हैं? ऐसा भी है क्या, सही में? ओहो, ये है चक्कर, मुझे चाहिए पानी, आपसे बोलते बोलते ना प्यास मुझे लग जाए। नहीं आ गई, आ गई, आ गई। अब यार ऐसा तो नहीं है कि इतनी देर, नहीं नहीं, मैंने साफ देखा है भाई, मैंने साफ देखा है। ठीक है, आवाज उम्मीद है प्रॉपर होगी, पिछले पिछले 1 घंटे से आवाज उम्मीद है प्रॉपर होगी, क्योंकि मैंने चेक किया था, एकदम अच्छे से चेक किया था, तब चल भी रहा था। ठीक है, ऑब्वियस है। ठीक है भाई, हम तो हैं कि नहीं, तो हम तो हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट रहा होगा तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम बात कर रहे थे यहाँ पर रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड।
आपके क्वेश्चन का आंसर था ये, ठीक है। चलो तो हाँ, तो बात ये थी, आपने इलेक्ट्रोड लगा रखा था, ये रहा। इस इलेक्ट्रोड को क्या बिल्कुल ऐसे ही मतलब आपने कोटिंग वगैरह नहीं की? हाँ, बिना कोटिंग के भी काम चल सकता है। बट अगर आप कोटिंग करोगे इसके ऊपर आपने क्या किया? कोटिंग किया। तो ये जो कोटिंग मटेरियल होता है इसका नाम होता है फ्लक्स। याद रखना, ये है यूकेपीएससी का हिसाब लेवल। बस आपको टेंशन ज्यादा नहीं लेनी। यूकेपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर जो कोटिंग होती है उसका नाम क्या होता है? फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है ये कैसा है? यहाँ पर कैसा फॉर्म में, कैसे फॉर्म में? ये एक वर्ड होता है ग्रैनुलर। ग्रैनुलर अगर वर्ड आ गया तो ऐसा कोटिंग मत मान लेना। बस जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बस यही है। ग्रैनुलर फ्लक्स किसमें यूज होगा? इसमें यूज नहीं होगा। ग्रैनुलर फ्लक्स किसमें होता है? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। किसमें? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में। किसी चीज को अगर टफ समझाना है ना, टफ समझाना मतलब किसी चीज को, सिंपल चीज को भी टफ करना है ना, तो वो मेरे से मिले। देखो हो गए ना टफ। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया था, उसमें इजीली समझ में आ गया, और यहीं पर मैंने सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का ही बता दिया, हो गई टफ। चीजें ऐसी लग रही है जैसे कि पता नहीं क्या क्या हो गया। ठीक है, तो है ना, उस चीज को समझ कहते हैं। जब मैं समझ में आऊंगा तब मैं समझाऊंगा, तब इसे नहीं बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? कोड। मतलब एक तरह से क्या होता है कि आउटर सरफेस पर हमने उसे क्या कर दिया? कोरिंग कर दी एकदम अच्छे से। ठीक है, उसे रोक दिया, उसे चिपका दिया, चिपका। ठीक है, वो ग्रैनुलर अगर आएगा तो क्या होता है उसका आंसर? सबमर्ज्ड। अभी सबमर्ज्ड भी दिखा दूंगा कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोटिंग है, यहाँ पर एकदम कोटेड फ्लक्स है। इसे क्या बोलेंगे? सिर्फ कोटेड फ्लक्स, पेरिफेरी के ऊपर। ये आउटर कोटेड नहीं, इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये एक्चुअली मेल्ट नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, पहले फ्लक्स को बनाया जाता है। पहले फ्लक्स को बनाया जाता है, उस फ्लक्स के अंदर भी मटेरियल है। उन फ्लक्स के अंदर की जो मटेरियल्स है ना, उसे बोलूंगा मैं कोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। बाइंडर्स, एडेसिव्स। एडेसिव्स जो मतलब उस कोटेड, उस वाले मटेरियल से चिपक जाएं, है ना, वो एडेसिव्स। तो वो जैसे कि आपके पास वो होता है ना ग्रैंड सैंड, जो आपने सैंड समझी थी, है ना, वैसा ही कुछ इस चीज को समझना है। बट कैसा समझना है? सैंड बिखरी हुई नहीं। अगर सैंड बिखरी हुई है तो वो कहलाएगा ग्रैनुलर, और अगर सैंड चिपकी हुई है तो वो कहलाएगा कोटेड। क्लियर है? समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल गया? मैंने कास्टिंग का कुछ एग्जांपल दे दिया आपको सोचने के लिए, कि अगर सैंड है, सैंड चिपकी बिखरी हुई तो ड्राई होती थी ना, है, तो वो है वर्ड यहाँ ग्रैनुलर के हिसाब से फ्लक्स का। बट अगर सैंड चिपकी हुई है किससे? इलेक्ट्रोड से। यहाँ सैंड यूज मत कर लेना, ये है फ्लक्स। मैं वो शेप समझाना चाह रहा हूँ कि वो अगर चिपका हुआ है तो वो है कोटेड फ्लक्स, है ना, इसके ऊपर। ठीक है, वो ग्रैनुलर नहीं है। ठीक है, हाँ बस वही ग्रैनुलर। ठीक है, वो सॉरी ग्रैनुलर कह रहा हूँ, ये कोटेड। कोटेड चिपका हुआ है ना, और अगर बुरादा आ गया तो वो ग्रैनुलर। हाँ, बुरादा तो ग्रैनुलर, अगर वो चिपका हुआ तो कोटेड, बुरादा तो ग्रैनुलर। ठीक है, उसमें दोनों क्यों है? हाँ तो करा ना आपने ऐसे, तो फिर अब अलग हो गया ना, वही चीज तो है वो। ठीक है, एडहेसिवनेस आपने हटा, सॉरी कोहेसिवनेस हटा दी ना आपने ऐसे ऐसे करके। फुलझड़ी खुद में क्या? अगरबत्ती के पे जो कोटिंग है वो क्या है? अगरबत्ती है, कोटिंग है, उस पे क्या कोटिंग है ना? मैं कोटिंग बोल भी रहा हूँ, वो तो कोटिंग ही है। ठीक है, जो आपका लकड़ी का बुरादा वो क्या है? वो भी फ्लक्स है, वो ग्रेनुलर फॉर्म में है। समझ मैंने मुझे लगा मैंने गलत बोल दिया। एक्चुअली मैंने समझ बोल दिया, गलत बोल दिया मैंने अभी फिलहाल। मैं विश्व जी आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने समझाते समझाते थोड़ा जल्दबाजी कर दी। समझाते समझाते मुझे नॉर्मल रखना था, अभी मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। ठीक है, इसलिए तो मैंने कहा, मैंने टफ बना दिया उस चीज को। इतना इजी लेके चल रहा था, एकदम टफ बना दिया। ठीक है, हाँ जस्ट जस्ट छोड़ रहा हूँ अभी, जस्ट छोड़ रहा हूँ मतलब आधे घंटे के लिए। जब समझ में पहुंच जाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, आप देखो, आप सुनो, अब चलो, अभी अभी ऐसे मत सोचो, अभी ऐसे मत सोचो, अभी और नॉर्मल करो इन चीजों को। अभी और नॉर्मल करो, आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर दो। ना ना, बस अभी रुक जाओ, अभी ऐसे से रुक जाओ। ठीक है, अभी क्या समझना है आपको? पहले ये समझना है, जो ये कोटिंग कर रहे हो, कोटिंग तो समझ में आ गई इस फिगर से। बस ये बता दो, ये इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर आपने कोटिंग कर दी। कोटिंग अभी ऐसे मत करना कि एक ही साइड हो रखी है। कोटिंग जैसे अगरबत्ती की होती है, अगरबत्ती होती है ना, उसमें एक लकड़ी होती है बीच में, है ना, उसके ऊपर काली काली वो चीजें चिपकी होती हैं। ठीक है, तो वो है हमारा एक तरह से इलेक्ट्रोड, देखने में वो इलेक्ट्रोड ही लगेगा। ठीक है, उसके ऊपर क्या हो रखी है?
जो बीच में वो येलो कलर वाली टहना है जो बीच में होती है वो हो गई हमारा इलेक्ट्रोड, और जो उस पर काला काला वाला है वो क्या हो गई, कोटिंग। बस ऐसे याद रखो, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड और कोटिंग है, वो कोटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ा समझ लो। टू फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द आर्क। ये जो काम कर रहा है, जो कोटिंग हमारी है, जब वो कोटिंग आएगी क्या होगी, मेल्ट होगी। क्या होगी, हाई टेम्परेचर जोन में जा रही है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगी। वो इलेक्ट्रोड तो गल रहा है, इलेक्ट्रोड तो गल रहा है, बट कोटिंग कुछ ना कुछ एक एनवायरमेंट प्रोड्यूस करेगी उसके आसपास, है ना। अभी ये वाली चीजें आएंगी, है ना। तो वो एनवायरमेंट प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब वो क्या करेगी, आर्क को फैलने देगी या रोकने की कोशिश करेगी, आर्क को फैलने से रोकने की कोशिश करेगी। साइडों में ये आ गई ना कोटिंग, है ना, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर फैलने से रोकने की कोशिश करेगी। तो क्या है, मेंटेनेंस एंड स्टेबलिशमेंट ऑफ द आर्क प्रोड्यूस करेगी। टू प्रोड्यूस शील्ड गैसेस अराउंड द आर्क एंड द वेल्ड पूल। क्या करेगी, ये शील्ड गैसेस प्रोड्यूस करेगी। जो कोटिंग मटेरियल में ऐसे मटेरियल होंगे जो हाई टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में रहेंगे, तो वो साइडों में क्या हो जाएंगे, गैस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। माइंड में चलाओ, अभी जस्ट 2 लाइन और बोल रहा हूँ, उसके बाद जो माइंड में चल रहा है ना वो आपको फोटो में दिखाने वाला हूँ, तो माइंड में चलाओ भी मेरी बातों को। टू प्रोवाइड फॉर्मेशन ऑफ द स्लैग टू रिड्यूस रैपिड कूलिंग। स्लैग भी प्रोवाइड करेगी। स्लैग क्या होता है, आपने भी इतना तो सोच लिया, बट क्या होगा, ये जो कोटिंग है, हमारा मटेरियल क्या है, इलेक्ट्रोड आगे की तरफ भाग रहा है ना वेल्डिंग करने के लिए, तो वो तो आगे भागेगा। तो ये जो कोटिंग यहाँ पर थी वो ठंडी भी होगी, तो ठंडी होगी तो क्या होगी, जो ये मेल्ट हुआ था इलेक्ट्रोड और जो उसके ऊपर जमा हो जाएगी ना, तो इसी जो ऊपर जमा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, स्लैग, है ना। इमेजिनेशन देखता हूँ आपकी कितनी तगड़ी है, क्योंकि अभी मैं फोटो नहीं दिखाया, जस्ट अभी फोटो दिखाऊंगा, फिर देखता हूँ कितना आप सही सोच रहे थे उस चीज को। नेक्स्ट क्या हो गया, टू इंट्रोड्यूस अलोइंग एलिमेंट नॉट कंटेन इन द कोर वायर। कोर वायर मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोड था उसकी जो प्रॉपर्टी है, लाइक स्टील, उसकी स्टील की प्रॉपर्टी अपनी अपनी है, ठीक है। मुझे थोड़ी सी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा चाहिए, तो मुझे स्टील में तो मैंने अलोय नहीं किया, डाला, हमने क्या किया, और जो आपके पास ये है ना क्या बोलते हैं, फ्लक्स मतलब कोटिंग जो है, उसी में आपने वो अलोय भी डाल दिए, वो अलोय भी डाल दिए जो आपको उस वेल्डिंग में चाहिए थे, तो वो भी आ जाएंगे वहां पर। यस, बात क्लियर है। अब देखते हैं कितने इस चीज को ऐसे सोच रहे थे, कितने इस चीज को ऐसे सोच रहे थे। क्या नहीं है, इसको अपने माइंड में जो अभी आपने सोचा ना उससे रिलेट करने की कोशिश करें, फिर देखते हैं कि आपकी जो सोच है वो कैसी है, इमेजिनेशन करते भी हो ठीक से या नहीं, इंजीनियर हो भी या नहीं, ये बीए के स्टूडेंट हो, है ना। मतलब बीए भी अच्छा होता है भाई रिकॉर्डिंग में, ऐसा नहीं है, ठीक है। पता लगा रिकॉर्डिंग वाले सुन के कहें कि सर ये तो बीए की वो कर रहे, तो ही ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। एकदम यही चल रहा था, है ना, समझ में आ रहा है विश्वजीत जी, कुछ तो डाउट चल रहा है, बोलो बोलो बोलो। अरे ना ना ठीक, मतलब ठीक नहीं करना, समझना है, हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक ठीक नहीं करना, अब ठीक नहीं करना, समझना है विश्वजीत जी, है ना, क्लियर है। मतलब इसको ना बंद कर देना, नहीं तो अब गिरा लोगे, है यार। चलो देखो, ये जो ब्लैक वाला कलर है, अब थोड़ा सुनते रहना जी, जिसको ये समझने में थोड़ी दिक्कत रही है प्लीज सुन लो। मैंने कहा कि एक ब्लैक वाला कलर है, ये दिख रहा, ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रोड, ये रहा इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर कोटिंग क्या है, ये रही, है ना, ये रही, ये है मेरा कोटिंग, जिसे क्या बोलेंगे, फ्लक्स, है ना। कोटिंग क्या होगी मेरी, फ्लक्स की, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ये बोल दिया इलेक्ट्रोड कोटिंग, ये क्या है बेसिकली मेरा फ्लक्स, इसे ग्रीन कलर से दिखा दिया ऐसे। ये ब्लैक कलर का हो गया इलेक्ट्रोड, ब्लैक कलर का जो इलेक्ट्रोड है वही क्या है, बेस मेटल वाला, लाइक ये स्टील है, तो ये भी क्या है, स्टील है। जब ये एक दूसरे में आर्क प्रोड्यूस करेंगे, टच हुए, थोड़ा हटाया, आर्क प्रोड्यूस हो गई। ये जो है ये क्या है, ये एक तरह से यहाँ पर जो येलो कलर से दिखा रहा हूँ, दिस इज द आर्क, जो येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या हो गई, आर्क। अब जैसे ये आर्क प्रोड्यूस हुई, हाई टेम्परेचर पहुंच गया, हाई टेम्परेचर पहुंच गया, तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो गया, गलना शुरू करेगा। किस फॉर्म में गल गया, मान लेते हैं स्प्रे ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए स्प्रे ट्रांसफर हो रहा है, किस कलर से, इस कलर से, तो ये स्प्रे ट्रांसफर हो रहा है ऐसे ऐसे करके ना, याद है ना वो मोड्स, मैंने स्प्रे ट्रांसफर करवा दिया, ये जा रहा है, ये भी गल रहा होगा, बिल्कुल गल रहा होगा, मैंने आपसे बोला कि हाई टेम्परेचर है तो ये भी तो गल रहा होगा, तो ये भी गलने दो। तो सारी चीजें गल गल के क्या बना दी हैं यहाँ पर, एक मोल्टन पूल, वेल्ड पूल बोलेंगे इसे, है ना,
वेल्ड पूल, वेल्ड वीड नहीं, वेल्ड पूल, है ना, बात क्लियर। ये वेल्ड पूल बनता जा रहा है, ठीक है। अभी गर्म है एकदम, लिक्विड स्टेट में होने दो। साथ ही क्या हुआ, अगर ये बिल्कुल बेयर होता, ये बेयर इलेक्ट्रोड होता, है ना, इसके ऊपर कोई कोटिंग ना होती, तो सिर्फ और सिर्फ यही तो दिखता है आपको। ये किसके डायरेक्टली कांटेक्ट में आता, आप समझो इन चीजों को, डायरेक्टली कांटेक्ट में आता एयर के। और एयर में क्या होता है, ऑक्साइड्स, मतलब ऑक्सीजन, तो ये ऑक्साइड्स तुरंत बना देता। मान लीजिए आपका ये मटेरियल ऑक्साइड हमें नहीं बनवाना था, लाइक एल्यूमिनियम टाइप से, है ना, तो यार ये तो दिक्कत कर देगा। हमें इसीलिए कोटिंग की जरूरत होती है, जिससे कि वो एक शील्ड प्रोवाइड करती है। सबसे पहला क्वेश्चन फ्लक्स का क्या होता है, शील्डिंग प्रोवाइड करना। स्लैग प्रोवाइड करना ठीक है, शील्डिंग प्रोवाइड करना, मेन पर्पस क्या है इसका, शील्डिंग। अगर ये होगा ही नहीं तो शील्डिंग का मतलब आएगा ही नहीं। बात क्लियर है, ओपन टू एनवायरमेंट है। अब ये फ्लक्स, अब कहानी चलती है, कहानी समझ में आ रही है यहाँ तक। अब क्या हो रहा है, फ्लक्स क्योंकि यहाँ गर्म हुआ ना, गर्म हुआ तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं इस फ्लक्स के अंदर, इस फ्लक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज, पहले आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, यहाँ तक की कहानी को पॉज कर लो। यहाँ तक की कहानी को पॉज करने के बाद ना ये नाम सुनना, इतने सारे आपके मन में चल रहा होगा ना कि ये कोटिंग है किस चीज की, तो ये कोटिंग है इतने सारे मटेरियल की। आप बताओ समझ में आ रहा है कुछ, ये कोटिंग इतने सारे मटेरियल की है, मिक्स करके वो मटेरियल चिपका दिए हैं किस पे, इलेक्ट्रोड पे। अब समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूं, इतने सारे मटेरियल, इतने सारे मटेरियल, तो अब उसे रेत ही मत मान लेना। पता लगा जो मैं कास्टिंग में समझा दिया कि कास्टिंग की तरह सोच लो, है ना, तो रेत नहीं है वो, इतने सारे मटेरियल है। कोई क्या है, कोई स्लैग फॉर्मिंग मटेरियल है जिससे स्लैग बन रहा है, जो स्लैग बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं स्लैग फॉर्मिंग है तो वो कहीं और काम नहीं करेंगे, वहां पर वो हैं, बट वो स्लैग फॉर्मेशन सबसे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। आर्क स्टेबलाइजेशन में कोई सी अलग मटेरियल काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ये सारे मटेरियल अपनी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसमें हमें डालने पड़ रहे हैं, किसमें, कोटिंग में, है ना, सारे मटेरियल। लाइक वही चीज ना कि आप में से कोई अच्छा क्रिकेट खेल लेता है, कोई अच्छा राइटर है, तो मैंने सबको एक साथ मिक्स किया और यहाँ डाल दिया, तो एक का यूज कब होगा, राइटिंग में, एक का यूज होगा क्रिकेट में, ठीक है। बात एकदम क्लियर है ना। तो वही चीज है कि मटेरियल तो सारे हैं, बट मटेरियल का यूज कैसे हो रहा है, वो जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां वहां वो अपने मटेरियल की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, जहां जहां पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं, पहले कहाँ थे, अभी समझ में आया, बहुत सारे मटेरियल थे ना, जस्ट अभी इसको कहूंगा। और ये दिक्कत है आपकी, क्योंकि यूकेपीएससी का एग्जाम है, तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी रटनी पड़ेंगी, है ना। इनके भी नाम आ सकते हैं, मेन नाम बता दूंगा, सारे नाम रटने की जरूरत नहीं है, मेन नाम बता दूंगा, लिखवा दूंगा आपके नोट्स में जो मेन नाम होते हैं, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से अपनी सेफ्टी ले ली, मैंने सब कुछ डाल दिया, ठीक है, मैंने अपनी सेफ्टी ले ली भाई, ठीक है। चलो, तो हाँ, कहाँ थे हम यहाँ थे, कहानी वहीं तक स्टॉप हो गई थी, कहाँ तक कि मैंने यहाँ पर कहा कि अब ये गर्म होने लग गया। क्या गर्म होने लग गया, फ्लक्स, फ्लक्स गर्म होने लग गया, तो कुछ क्या हुआ, वेपराइज, कुछ क्या हुआ, गैसेस फॉर्म में, क्योंकि ये तो बहुत सारे मटेरियल का बना हुआ है ना, कुछ का क्या हो गया, वही टेम्परेचर गैसेस हो गया, कुछ का वही टेम्परेचर क्या है, मेल्टिंग है, तो वो इसके अंदर जाएगा कुछ, तो कुछ क्या होगा, गैस बन जाएगा। जो गैस बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो शील्डिंग गैस दे रहे हैं, वो शील्डिंग गैस दे रहे हैं, समझ रहे हो, वो शील्डिंग गैस देने में चले गए वो मटेरियल जो इसके अंदर मिक्स थे। कुछ का मेल्टिंग पॉइंट ही अचीव हुआ इस टेम्परेचर पर, तो वो कहाँ पहुंच गए, वो इनके साथ चले गए। बात ठीक है। कुछ का अभी सोलिडिफिकेशन, मतलब सॉलिड ही चल रहा है ना। मान लीजिए इसके अंदर आपने अलोइंग एलिमेंट डाल दिया, इसके लिए, स्टील के लिए, कि हाँ भाई यहाँ पर थोड़ा सा ना इस चीज को हमें क्या करना है, थोड़ा एलॉय डाल देना है, कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट का मान लेते हैं, कोई सॉलिड फॉर्मेशन में ही चाहिए, तो आपने क्या कर दिया इसको, इसमें वो भी एलॉय भी डाल रखा है, वो भी चीज इसके अंदर मिक्स हो गई, है ना। तो यहाँ क्या है, वेल्डिंग में जो चीजें हैं वो आप कुछ भी यूज कर सकते हो इस कोटिंग में डाल के, ये सुनो, ठीक है। दूसरी बात, इस कोटिंग में एक चीज और होगी, क्या होगी, कि जो इसको चिपका के रखे, पता लगा ये चिपके ही ना ये तो रपटता जाए, तो चिपकाना भी तो है ना, तो चिपकाने के लिए इसमें क्या होनी चाहिए, एडहेजन भी होना चाहिए, तो एडहेजन के लिए कुछ मटेरियल, है ना, बाइंडिंग मटेरियल जिसे बोलते हैं एडहेजन वाले, ठीक है। तो वो भी चीज समझ में आ रही है। कुछ क्या मटेरियल है जो ठंडे होने के बाद क्या दिखाएं, स्लैग दिखाएं, जो मटेरियल इसके अंदर पड़े हुए हैं ना वो ठंडे होने के बाद क्या दिखाएं, स्लैग दिखाएं, जिससे कि वो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे सके। ये स्लैग क्या कर रहा है, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बना रहा है, कब बना रहा है, जब भी ठंडा हो रहा है। अब थोड़ी इसकी स्लैग की कहानी सुनना, ये बड़ी अजीब सी हो जाएगी नहीं तो, अगर ये नहीं सुनोगे तो। सुनना, यहाँ तक समझ में आ गया, ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, जो इसमें से गैसेस फेज में रहेंगे, मतलब हाई टेम्परेचर पर, वो इसमें शील्डिंग गैस बना देंगे, बाकी इसके साथ में मिक्स हो गए। बाकी इसके साथ में मिक्स होने के बाद क्या हो रहा है, ये चीज क्या है, वेल्ड पूल है ना, ये वाला पार्ट, ये वेल्ड पूल क्या है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, समझना। अभी स्लैग का क्या काम है वो समझो। वेल्ड पूल ठंडा हो रहा है, इस वेल्ड पूल के अंदर हमारा ये कोटिंग मटेरियल है क्या,
जनरली नहीं, जो अलोइंग एलिमेंट थे वही वही पहुंचेंगे बस यहाँ, बाकी तो सब मेल्ट होके ऊपर ही है ना इसके। ठीक है, तो जो मेल्ट हुआ कौन सा वाला कोटिंग मटेरियल, वो इस वेल्ड पूल के ऊपर है ना। ये हमारा ये वाला हो गया इलेक्ट्रोड का मटेरियल, इलेक्ट्रोड का मटेरियल जनरली नीचे जाएगा ना। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड का मटेरियल हो गया, और ये हमारे ऊपर क्या हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में आपका कोटिंग मटेरियल, ये लिक्विड स्टेट में, ये ग्रीन वाला ऐसे ऐसे आ जाएगा। अब इस कहानी को ना थोड़ा आगे ले जाओ, जब इसे थोड़ा आगे लेके जाओ, वही ऑब्वियस इलेक्ट्रोड यहीं थोड़ी रखोगे, आगे लेके चलोगे ना वेल्डिंग करने के लिए, तो इसे आगे लेके जा रहे हो, क्या होता जा रहा है, ये भी ठंडा होता जा रहा है, ये भी ठंडा होता जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये भी ठंडा होता जा रहा है, ऊपर का जो कोटेड मटेरियल है वो भी ठंडा होता जा रहा है, ये भी ठंडा होता जा रहा है। अब इसमें ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे राइजर में हुआ करती थी ना, ऐसे इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कोटेड मटेरियल की, कि ये बाद में ठंडा हो, सॉरी ये पहले ठंडा हो, पहले उल्टा बोल गया सॉरी मैं, पहले ठंडा हो। क्यों क्यों, जरा सोचना, ये पहले ठंडा हो क्यों, जैसे ये ठंडा होगा अंदर वाला मटेरियल ठंडा होगा क्या, नहीं। आप समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। ये जो स्लैग है ना, ये स्लैग इसको क्या कर रहा है, एक तरह से हीट ट्रीटमेंट करवाने के लिए यूज हो रहा है। लाइक मैंने आपसे कहा, आपकी हीट है यहाँ पर, आपकी हीट यहाँ पर है, ये जो हीट है ये बाहर चली जाती, बाहर चली जाती अगर यहाँ पर एक इंसुलेशन ना हो। इंसुलेशन का मतलब क्या हुआ, एक सॉलिड मटेरियल या लिक्विड मटेरियल, एक सॉलिड मटेरियल, सॉलिड या लिक्विड सेम मटेरियल का, सॉलिड या लिक्विड, ज्यादा इंसुलेटिंग कौन होगा, सॉलिड। इंसुलेटिंग क्यों होगा वो, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है ना, इसका मतलब वो इसके इंसुलेटिंग का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लैग जल्दी सॉलिडिफाई हो जाए तो वो क्या करेगा, एक कवर की तरह बनेगा उसके ऊपर, है ना। तो यहाँ से हीट जो है ना मोल्टन मेटल की, वो बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी तो वो क्या है, वो धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी हमें यूनिफॉर्म मिलेंगी। समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टी किसकी यूनिफॉर्म मिलेंगी, बेस मेटल एंड जो इलेक्ट्रोड का मिक्सचर हो रहा है वेल्डिंग टाइम पर वेल्ड पूल के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी हमें यूनिफॉर्म मिलेंगी। क्यों, क्योंकि उसे हमने टाइम प्रोवाइड कर रखा है आराम से ठंडा होने के लिए, तुरंत वो इन्वायरमेंट से टच नहीं हुआ कि पता लगा वो तुरंत ही ठंडा हो जाए। ये सुनो, गैस वेल्डिंग में ये हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्लैग आ रहा है, फायदा है। ये सुनो, स्लैग यही तो काम कर रहा है, गैस वेल्डिंग में पोस्ट हीटिंग कर रहे हो तो फायदा है, जो गैस वेल्डिंग का पोस्ट हीटिंग चल रहा था वही काम यहाँ स्लैग कर रहा है। ये सुनो, वहां पर हम डायरेक्टली पोस्ट हीटिंग से हीट कर रहे थे उसे, यहाँ स्लैग से क्या कर रहे हैं, इसको हीट को जाने नहीं दे रहे। बात क्लियर है ना। गैस वेल्डिंग में स्लैग हाँ आ सकता है, गैस वेल्डिंग में जो फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रोड है, गैस वेल्डिंग में आपने अलग से फिलर मेटल ले रखा है ना, उस फिलर मेटल पर फ्लक्स लगा दो, है ना, तो गैस वेल्डिंग में यूज हो जाएगा। ठीक है, बट गैस वेल्डिंग के अंदर हमारा मेन पर्पस होता है आपका टॉर्च का यूज करना, है ना। अब टॉर्च क्या है, टॉर्च कंसंट्रेटेड होता नहीं, टॉर्च कंसंट्रेट, ये आर्क क्या है, कंसंट्रेटेड, टॉर्च कंसंट्रेट नहीं होता, इसीलिए ये जो आपकी गैस वेल्डिंग है ना वो ऑब्सोलीट होती जा रही है, क्योंकि वो आपकी पोस्ट हीट और प्री हीट करती है, जो किसी में जरूरत है तो किसी में नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपका स्लैग है जो कि कोई दिक्कत नहीं करने वाला। स्लैग ने क्या कर दिया, उस चीज को मटेरियल को वहां से ऊपर से कवर कर लिया, तो अपने हिसाब से हीट ट्रीटमेंट करते हुए, मतलब एक टेम्परेचर को अपने धीरे धीरे मेंटेन करते हुए ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो अपनी प्रॉपर्टी को यूनिफॉर्म रखेगा। यस, इसलिए ये वाला चीज क्या होता है, ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू गैस वेल्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पर ये सारी चीजें आपको लिख रही है, आपको उम्मीद है समझ में आ भी गई होंगी, क्लियर हुआ या नहीं, है ना, गुड। तो अभी ये जो इलेक्ट्रोड मटेरियल थे कहाँ गए भाई, हाँ हम यहाँ थे, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर 3 काइंड्स, है ना। फिर से पानी चाहिए होगा भाई, चलो देखो यहाँ इस चीज को पढ़ लेते हैं जल्दी से। जो ये वाली चीजें हैं ना, जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है, मैं थोड़ा थोड़ा ये बता दूं आपको, और मैं इनके बारे में ना थोड़ा सिंपल वे में लिखवा भी दूंगा आपको अभी, है ना, अलग से लिखेंगे वो ना अपने इसमें। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ 3 काइंड। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या हो गए, जिसके ऊपर कोटिंग हो रही है ना। तो अगर कंज्यूमेबल, सिंपली अभी कंज्यूमेबल सोचो, कंज्यूमेबल मतलब जो कंज्यूम हो रहे हैं, तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हमारे क्या है, जो कंज्यूम हो रहे हैं।
कंज्यूम हो रहे हैं तो वो कैसे हो सकते हैं, वो बेयर हो सकते हैं, उनके कोटिंग करने की जरूरत है नहीं, ऐसा नेसेसरी थोड़ी है। हाँ ये है कि आप अगर कोटिंग करोगे तो वेल्डिंग आपकी अच्छी होगी, है ना, बट ऐसा थोड़ी है कि जरूरी है कि यहाँ भी फ्लक्स दे दिया, अगर फ्लक्स दोगे तो क्या मतलब वेल्डिंग नहीं होगी, अगर फ्लक्स नहीं दोगे, है ना, वेल्डिंग तो होगी, है ना। तो एक टाइप क्या हो गया हमारा, बेयर इलेक्ट्रोड, दूसरा क्या हो गया, फ्लक्स और लाइटली कोटेड, है ना। लाइटली कोटेड मतलब अगर बहुत ही पतली सी फ्लक्स दे रखी है तो उसे हमने फ्लक्स्ड बोल दिया, लाइटली कोटेड बोल दिया। अगर ज्यादा है तो उसी फ्लक्स को हमने क्या बोल दिया, है तो उसमें भी फ्लक्स ही यूज, बट उसको बोल दिया कोटेड और एक्सट्रूडेड और सील्डेड। ये थोड़े हमने नाम अपने हिसाब से रखे हैं कि अगर बहुत पतली कोटिंग हो रखी है तो हमारे पास क्या है, वो फ्लक्स्ड और लाइटली कोटेड, और अगर ज्यादा फ्लक्स दे रखा है उसके ऊपर कोटिंग में तो उसे कोटेड और एक्सट्रूडेड और सील्डेड। ठीक है, अब देखो जो बेयर इलेक्ट्रोड हैं वो हमारे किस में यूज हो जाते हैं, ऑटोमेटिक वेल्डिंग में। ऑटोमेटिक वेल्डिंग में कैसे, अब आप खुद सोचो, अगरबत्ती है, लाइक अगरबत्ती, अगरबत्ती समझते हो ना, जलाते हैं, अगरबत्ती है, उसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे जरा स्पाइरल करना, नहीं कर पाओगे, क्या हो जाएगा, ओहो जलाने के बाद पहुंच गए आप। मैं कह रहा हूँ वो जो है ना अगरबत्ती, उसको ना ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमा दो, है ना, उसे ऐसे घुमा दो, क्या होगा, बीच में से जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स समझ गए हो ना, जो काला काला पदार्थ है वो चटक जाएगा, वो चटक जाएगा हर तरह से, हर तरफ से चटक जाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो खुद में एक कोटेड मटेरियल है ना, वो चटक जाएगा। इसका मतलब जो बेयर इलेक्ट्रोड है, जो बेयर इलेक्ट्रोड है, चलो वो तो आपने अगरबत्ती में सोच लिया ना कि बीच में जो लकड़ी है वो कैसी है, वो एकदम टाइट है, ऐसे सोच लिया आपने। अगर उसे फ्लेक्सिबल भी रखोगे तो भी ब्लैक वाला मटेरियल क्या हो जाएगा, चटक जाएगा। ठीक है ना। तो अब जरा सोचना, अगर मेरा बेयर इलेक्ट्रोड है तो मैं उसे कंटिन्यूअस रख सकता हूं ऐसे, बेयर इलेक्ट्रोड को आराम से, बेयर इलेक्ट्रोड को, है ना, उसमें कोटिंग है ही नहीं तो उसको मैं आराम से रख सकता हूँ, उसमें कोटिंग टूटेगी ही नहीं। बात क्लियर है, बात क्लियर है, उसमें कोटिंग टूटेगी नहीं तो उसे मैं आराम से ऐसे रख सकता हूँ। तो बस यही होता है, अगर मेरे पास बेयर इलेक्ट्रोड है तो मैं उसकी कंटिन्यूअस उसको प्रोवाइड करता रहूंगा, कंटिन्यूअस, लाइक ऐसे कंज्यूमर इलेक्ट्रोड है ना, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिक वेल्डिंग में कंज्यूमर इलेक्ट्रोड तो ये भी है जिसमें कोटिंग हो रखी है, बट कोटिंग वाली चीज को, ये सारी चीजें आपकी क्या है, कंज्यूमेबल है, बट ये कोटिंग वाली चीज को आप ऐसे स्पाइरल करके ऐसे घुमा के नहीं रख सकते अपने पास, है ना। तो कंटिन्यूअस वेल्डिंग में आप क्या यूज करते हो, बेयर इलेक्ट्रोड। कंटिन्यूअस वेल्डिंग मतलब आपको बहुत देर तक वेल्डिंग करना है, मतलब एक बहुत ही लंबी वेल्डिंग करनी है, तो लंबी वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा आपके पास, जो कि पिघलता भी रहे फिलर मेटल की तरह पिघलता रहे। तो वो कहां तक चाहिए, वहां तक चाहिए, तो इतना बड़ा इलेक्ट्रोड लेके चलोगे टोंग में, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आप क्या करोगे, जो कंटिन्यूअस वेल्डिंग है, ऑटोमेटिक वेल्डिंग, अगर ऑटोमेटिक वेल्डिंग से कंटिन्यूअस वेल्डिंग करनी है आपको, एक लंबी सी वेल्डिंग करनी है, तो उसमें आप बेयर इलेक्ट्रोड यूज करोगे। यस, समझ में आ गई है ये वाली चीज। तो ये लाइन आप समझ सकते हो, ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, कॉइल की फॉर्म में बेयर इलेक्ट्रोड हमारा लगा रहता है। क्लियर है इलेक्ट्रोड का, जी हाँ बिल्कुल बनाना पड़ेगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। हाँ वो एक चीज हो गई ना, वो प्लस हो गया ना, अगर मैं प्लस ले रहा हूँ तो प्लस हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, उस चीज को हमने सोचना है बस। हाँ उसे नहीं, उसके कॉइल के साथ में रख देंगे ना, उसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों रखना, उसको सीधा कॉइल में रखेंगे ऐसे, है ना, जितना उसमें जाना है, लाइक जैसे होता है, आपने कॉइल देखी तो होंगी, है ना, जैसे पानी, लाइक हाँ मोर्टिन नहीं, मोर्टिन भी सोच सकते हो, बट आप ना उस चीज को वायर, जैसे वायर की रैपिंग होती है ना, जब वायर को बनाया जाता है ना, तो वायर ऐसे ऐसे तो इसके ऊपर आता है, बस वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोड की जो कोटिंग है वो किसके मटेरियल की है, कौन से मटेरियल्स हैं, वो ये हैं सब। इलेक्ट्रोड की जो कोटिंग है वो इन मटेरियल्स की होती है। स्लैग फॉर्मिंग, जो स्लैग बनाने की कोशिश करे, आर्क स्टेबलाइजिंग, जो आर्क स्टेबलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो ऑक्साइड्स को बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बाइंडिंग मटेरियल, जिनकी हेल्प से वो बाइंड हो रखा है, कोटिंग चिपका हुआ है, ठीक है, अलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, मतलब आप जो एक्स्ट्रा अलोइंग एलिमेंट डालना चाहते हो वेल्ड में वो आप डाल सकते हो। ठीक है, TiO2, ये आपके लास्ट के क्वेश्चन है, TiO2 एंड पोटेशियम कंपाउंड्स इंक्रीज द मेल्टिंग रेट ऑफ द बेस मेटल फॉर बेटर पेनिट्रेशन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, मटेरियल का वर्ड याद होना चाहिए, TiO2 एंड पोटेशियम, इंक्रीज द मेल्टिंग रेट ऑफ द बेस मेटल, बेस मेटल के मेल्टिंग रेट को कौन बढ़ाएगा, TiO2 एंड पोटेशियम, जो हमारे कंपाउंड्स हैं, पोटेशियम कंपाउंड किस में होंगे, पोटेशियम कंपाउंड एंड TiO2, बेस मेटल में ना, बेस मेटल में ना, अरे फ्लक्स में, बेस मेटल तो स्टील का है, उसका मेल्टिंग रेट बढ़ाने के लिए क्या करोगे, फ्लक्स में कौन से मटेरियल डालोगे, कौन से मटेरियल,
TiO2 या फिर पोटेशियम कंपाउंड फ्लक्स में डालोगे, जब वो गलेगा तो वो कहाँ जाएगा, स्टील पर जाएगा, जब वो स्टील पर जाएगा तो उसका मेल्टिंग रेट बढ़ा देगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आयरन पाउडर प्रोवाइड्स हायर डिपोजिशन रेट। ठीक है, ये वाली चीज भी याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हमें ऐसे ही याद रखनी होती हैं कि उस मटेरियल ने ऐसी प्रॉपर्टी दी है, ऑब्वियस है ना। जितना हम समझ सकते हैं वो हम समझ रहे हैं, बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो आपको वैसे ही याद रखनी है। अब ये बताइए स्लैग फॉर्मिंग समझ में आ गया क्या था स्लैग, है ना। आपको आर्क स्टेबलाइजेशन समझ में आ रखा है क्या होता है। आर्क का स्टेबलाइजेशन मतलब आर्क का इधर उधर फैलना नहीं, उसको एक कंसंट्रेटेड वे में लेके जाना। ठीक है, डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आते हैं क्या होते हैं, जो उसे ऑक्साइड्स होने से बचा रहे हैं, है ना। डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली हमारे कौन से होंगे, जिनसे हमारी सील्डिंग गैस बनेगी, जिनसे हमारी सील्डिंग गैस बनेगी, तो वो हमारी ये मटेरियल बाइंडिंग मटेरियल क्या है, जो उसको बाइंड कर रहे हैं। अगर बाइंडिंग नहीं रखोगे तो वो ग्रैनुलर फॉर्म में हो गया ना, है ना, बिखरा हुआ रहेगा, वो तो बिखरा हुआ नहीं है ना, वो तो कोटेड करना है ना उसके ऊपर, तो बाइंडिंग मटेरियल इसके अंदर होने चाहिए। तो आपको जो चीजें याद रखनी है वो जस्ट अभी मैं लिखवाऊंगा इससे रिलेटेड, बाकी आपके पास ये पूरी फाइल थी, आपको याद करना है, पूरी फाइल को याद करना है मेरे अकॉर्डिंग, बट जितना मैं लिखवाऊंगा कम से कम उतने को याद करना है। तो मैं अभी जस्ट लिखवाऊंगा, मैं यहाँ पर ये वाली कहानी खत्म कर देता हूँ। क्या उन मटेरियल से आपने क्या चाहा, उन मटेरियल से आपने ये वाली प्रॉपर्टीज चाहिए कि उन मटेरियल से कोटिंग मटेरियल में डालने के बाद वो मटेरियल्स आपने जिसने हमें कोटिंग बनाई, फ्लक्स बनाया, उसमें आपकी ये प्रॉपर्टी हमें मिल जानी चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन मटेरियल की प्रॉपर्टी से आ सकता है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें चाहिए, है ना, जो मटेरियल मतलब ये वाली चीज प्रॉपर्टीज दे, या फिर वो मटेरियल का नाम पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कोटिंग मटेरियल से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, यही तो काम है उस कोटिंग मटेरियल का। एक एटमॉस्फेरिक प्रोडक्टिव देख कौन सा वाला, इसमें सील्डिंग गैस आ रही है। ठीक है, ये स्लैग बन रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, स्टेबलाइज दी आर्क को स्टेबलाइज करे। प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव स्लैग कोटिंग टू एक्युमुलेट इंप्योरिटीज, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड स्लो द कूलिंग ऑफ द वेल्ड मेटल। अभी समझाया था ना, स्लैग की वजह से ये तो हो रहा है ना। गुड। रिड्यूस स्पैटर, स्पैटर मतलब होता है कि चीज को फैलना, मतलब फैलना भी किस चीज का, फैलना भी किस चीज का, जो ये चटकाव होता है ना, स्पैटर बेसिकली है चटक, जो चटक हो रही है ना बार 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 बार। ठीक है, जैसे कि आप देखो इस पैटर्न में आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे कि हमने वेल्डिंग की, तो वेल्डिंग करते हुए क्या हुआ, यहाँ टच हो गया, फिर टच हो गया, फिर टच हो गया, फिर टच हो गया, फिर टच हो गया, तो ये जो इस तरह से जा रहा है ना, ये वाली चीज हमारी स्पैटरिंग कहलाती है। स्पेक्ट्रिंग के बार 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 टच होते जा रहा है। उसमें टच ना करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, इसमें गैप मेंटेन रखना है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई कि जैसे जैसे मेल्टिंग हो रही है वो उसको शॉर्ट सर्किट तो नहीं बना रहा। शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो फंस जाएंगे या नहीं। मेल्टिंग अगर कंटिन्यूअसली वहां तक चली गई है, बीच में गैप ही नहीं आया उस मेल्टिंग की वजह से, तो क्या हो जाएगा, वो तो एक शॉर्ट सर्किट बन गया ना। याद है वो शॉर्ट सर्किट वाला, शॉर्ट सर्किट वाला कौन सा वाला, जो अभी मैंने आपको 3 फिगर बन दिखाए थे, उसमें सबसे लास्ट वाला शॉर्ट सर्किट था ना। उसमें क्या है, उसमें पूरा कंटिन्यूअस वे में मेल्टिंग हो रखी है ऊपर से नीचे तक। इलेक्ट्रोड किससे, बेस मेटल से डायरेक्टली टच हो रहा है। याद नहीं रहा, याद आ गया ना एकदम, समझ में तो क्लियर है ना। ये जो चीज थी इसमें टच है बिल्कुल यहाँ से, इसमें क्या है, इसमें गैप है, गैप है, तभी तो ये वाली चीज शॉर्ट सर्किट नहीं है। यहाँ पर गैप में शॉर्ट सर्किट, ये चीज शॉर्ट सर्किट होगी। तो स्पैटरिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम छिड़काव नहीं होना चाहिए उस चीज का, एकदम चिपका रह जाएगा, नहीं तो बार बार चिपकता रहेगा, आप उसे उठाओगे फिर आर की तरफ जरूरी है, फिर उठाओगे आर की तरफ जरूरी है ना। तो ये चीज कहलाती है स्पैटरिंग। तो स्पैटरिंग हमें क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। मोल्टन मेटल हमारा पूरा ऐसे ही उसके साथ ही न चला जाए, हाँ, वो भी फैलती, वो भी स्पैटरिंग है। ठीक है, बट यहाँ स्पैटरिंग का मीनिंग क्या है हमारा, शॉर्ट सर्किट से बचाना। ठीक है, नेक्स्ट इसे बोलते हैं चटकाव बार बार होना, स्पैटरिंग को। ठीक है, अभी कहाँ पहुंच गए थे हम, एक सेकंड में हमें आगे पहुंच गए ज्यादा थोड़ा। ये रही प्रॉपर्टीज, रिड्यूस स्पैटर, ऐड अलोइंग एलिमेंट्स, डाल सकते हो ना अलोइंग एलिमेंट, यस वेल्डिंग के लिए। अफेक्ट आर्क पेनिट्रेशन, हाँ अफेक्ट करता है। ये सुनो, अगर आपने फ्लक्स नहीं लगा रखा तो क्या होगा, आर्क ऐसे जाएगी, पेनिट्रेट क्या करेगी, कम। अगर आपने फ्लक्स लगा रखे हैं तो आर्क क्या जाएगी, सीधी, कंसंट्रेटेड, पेनिट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। ये सुनो, तो पेनिट्रेशन को क्या कर देगा, फ्लक्स आपका इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द वेल्ड बीड, यस वेल्ड बीड की जो शेप आ रही है वो इसी की वजह से तो आ रही है कि आर्क फैले, आप आर्क को फैले नहीं दे रही वो, तो क्या हो रही है, वेल्ड बीड एकदम कंसंट्रेटेड आ रही है। वेल्ड बीड याद है ना, वेल्ड बीड एक तरह से वेल्ड पूल का ही तो सोल्डिफिकेशन है ना। तो उसका जो वेल्ड बीड, जो वेल्ड पूल की जो शेप आएगी, अगर वो फैली हुई कब आएगी, जब आर्क फैला हुआ रहेगा, है ना। और आर्क को क्या कर रहा है, तो कंसंट्रेट कर रहा है ना, तो कंसंट्रेट कर रहा है तो वो फैली हुई नहीं रहेगी ना, तो वेल्ड बीड हमारी एकदम प्रॉपर आएगी। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द वेल्ड बीड। ठीक है, ऐड एडिशनल फिलर मेटल, जितना भी एक्स्ट्रा फिलर मेटल डालना है आपको वो उसके अंदर
आप ऐड कर दोगे कोटिंग के अंदर, कोटिंग मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें हमारी हो गई। कोटिंग आर डिजाइन टू मेल्ट मोर स्लोली देन दी फिलर वायर। ये याद रखना, मैंने अभी आपसे बोला था कि इसका क्या होगा, कोटिंग आर डिजाइन टू मेल्ट मोर स्लोली, मेल्ट मोर स्लोली। ये क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट होना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो जो मेल्ट हो रहा है नीचे वाला वो पहले मेल्ट हो, है ना, और ये उसके ऊपर मेल्ट होगा। तो क्या होगा कि वो चीजें हमारी ऊपर आती रहेंगी, वो ऊपर आती रहेंगी। कोटिंग जो है ना, जो ग्रीन कलर में दिखाया था अभी फोटो में, कि वो जो ग्रीन कलर है वो हमेशा बाद में ऊपर आना चाहिए, पता लगा वो अंदर पहुंच गया, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, कोटिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोड के अंदर भी होती है। कंफ्यूज मत होना, कभी पता लगा ये क्वेश्चन आ जाए, मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बट अगर गलती से ये क्वेश्चन आ गया आपसे, क्या कोटिंग ऑलवेज इलेक्ट्रोड के कहाँ होगी, बाहर, है ना। कोटिंग ऐसी भी है जो इलेक्ट्रोड के, बस मैं इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बोल रहा इसमें। कोटिंग ऐसी है जो इस इलेक्ट्रोड को आपने क्या दे रखा है, होलो बना रखा है। क्या दे रखा है, होलो बना रखा है, होलो। और इसमें कोटिंग कहां दे रखी है, फ्लक्स कहां भर रखा है, अंदर। ऐसा भी कोटिंग हो सकता है, ऐसा भी इलेक्ट्रोड हो सकता है। क्लियर है, याद है इतना, मतलब अगर क्वेश्चन आएगा तो याद ये भी रखना, अगर गलती से ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। वैसे ऐसे जनरली आएगा नहीं, ठीक है। आज क्या हुआ, कुछ तो सोच रहे हो, क्या 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 क्या, बोलो बोलो बोलो, ठीक है, चलो, ठीक है। तो अभी उसी को मैंने एक अलग टाइप से, जो अभी वहां लिखे हुए थे उनको फिर से मैंने इस वाले फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस चीज को आप आराम से देख सकते हो, ये वही चीजें है ना। अगर इस सेंस में पढ़ना चाहो इस सेंस में पढ़ लो, नहीं तो जो मैं अभी लाइन लिखवाऊंगा वो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। बाइंडर्स, मैं इसको कंप्लीट ही कर रहा हूँ बस। बाइंडर्स क्या है, अभी आपने पढ़े थे बाइंडर्स कौन से हैं, बाइंडर्स कौन से हैं, यहाँ पर अभी जस्ट आपने पढ़ा था इनके नाम। बाइंडर्स जो बाइंड कर रहे हैं किस चीज को, चिपका रहे हैं जो, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट, एस्बेस्टस, ठीक है। बस अगर क्वेश्चन इसका इस सेंस में आ गया तो ये अलग मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है। एसी आर्क बाइंडर्स यूज्ड पोटेशियम सिलिकेट, वहां पर अभी आपने पढ़ा था सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट। तो एसी आर्क वेल्डिंग वाले जो यूज करते हैं वो पोटेशियम सिलिकेट। डीसी आर्क वेल्डिंग में कौन से वाले बाइंडर्स यूज होते हैं, इसके अंदर फ्लक्स के अंदर, ये सब फ्लक्स के अंदर है, मतलब कोटिंग के अंदर है ये, है ना। तो आप डीसी आर्क वेल्डिंग कर रहे हो तो फ्लक्स में कैसा बाइंडर यूज करोगे, सोडियम सिलिकेट बाइंडर, है ना। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकते हैं ना, ठीक। नेक्स्ट पोटेशियम, इसका रीजन क्या है अगर याद रखना है तो रख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्वियस नहीं आने वाला आपसे, यूकेपीएससी जेईई में हद ये नाम पूछे जाएंगे, है ना, रीजन नहीं पूछाएगा, बट अगर रीजन भी याद रखना है तो पोटेशियम हैज ए लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज कंपेयर्ड विद द सोडियम। इस वजह से पोटेशियम बाइंडर्स आपके इसमें रखे जाते हैं, सोडियम बाइंडर्स आपके इसमें रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेल्डिंग फ्लक्स, जो हमने अभी ये फ्लक्स पढ़े हैं, अवेलेबल इन थ्री फॉर्म्स, ग्रैनुलर, इलेक्ट्रोड वायर कोटिंग एंड इलेक्ट्रोड कोर। जो अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था ना ऐसे होलो वाला, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड कोर। यस, ये वाला जो फिगर था वो क्या है, इलेक्ट्रोड कोर। ये वाले जो अभी समझाए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोड वायर कोटिंग, है ना। जबकि ग्रैनुलर क्या है, जो हमारे रेत की फॉर्म में, मतलब ऐसे नहीं, पाउडर फॉर्म, बेसिकली पाउडर फॉर्म में, जो ग्रैनुलर फॉर्म में आपके रहेंगे। पाउडर से माइंड में ना बिल्कुल ऐसा जाता है, बिल्कुल पतला महीन टुकड़ा, महीन नहीं है वो, थोड़े थोड़े मोटे मोटे, ठीक है। लाइक छोटे 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 बजरी, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। क्या नहीं, ये वाली कोर है, इलेक्ट्रोड में कोर है ना। और इस कोर में क्या है, कोर में फ्लक्स है। कोर में क्या है, कोर में फ्लक्स भरा हुआ है, फ्लक्स मतलब कोटिंग भरी हुई है इसके अंदर, है ना। ये इसके लिए हो गया, जबकि ये वाली चीज तो अभी समझ ही रहे थे, इसमें तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसके बाहर नहीं होगी, इसके सिर्फ अंदर होगी, है ना। इसमें बाहर होगी, जो अभी हम पढ़ रहे थे वो ये वाला है, इलेक्ट्रोड वायर कोटिंग, ठीक है। वो जो हम पढ़ रहे थे वो था, ठीक है, जिसमें बाहर होगी। अब आ जाता है वेल्डिंग पोजीशन। चलो वेल्डिंग पोजीशन से पहले मैं वो लिखवा देता हूँ जो मैं आपको कह रहा था, कि इतना बड़ा याद ना रख के आप मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हो, ठीक है। वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। उसके बाद आ गई आर्क लेंथ, में देख तो लूँ क्या क्या चीजें बच गई। आर्क लेंथ वाली बात हो जाएगी, आर्क ब्लो हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे टाइप शुरू हो गए, चलो बढ़िया। उसके बाद टाइप शुरू हो जाएंगे। हिम्मत चल रही है, हिम्मत चल रही है ना, गुड। चलो यार, लिखना जरा इस तरह से लिखना इस चीज को ना, थोड़ा इजी वे में। फ्लक्स कोटिंग मेटल्स, फ्लक्स कोटिंग मेटल्स, फ्लक्स
कोटिंग मेटल्स, जैसे अभी आपने लिखे ही थे वो, मतलब दिख रहे तो यहाँ पर बहुत सारे हो रहे हैं ना, तो इनको मेन लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले लिखेगा डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्साइड्स लेयर बनाने से रोक रहे हैं। डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनमें क्या क्या है उनके नाम लिखो इंपॉर्टेंट। डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले जो कौन सी वाली कैरेक्टरिस्टिक फ्लक्स कोटिंग मटेरियल्स हैं, इनके अंदर डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो काम कर रहे हैं ना, वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं वो लिखेगा आगे करके डैश करके। एलुमिना, एलुमिना कम से कम ये तो याद ही रखना है ना, जितना लिखवा रहा हूँ। एलुमिना कोमा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कोमा मैग्नीज कोमा सिलिकॉन, ये क्या है, ये मेजॉरिटी डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होते हैं कोटिंग मटेरियल के अंदर। एलुमिना, ग्रेफाइट, मैग्नीज और सिलिकॉन। सिलिकॉन SILICON, सिलिकॉन, ऐसा ही एल आई होता है, ऐसा ही एल आई। स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड नेक्स्ट है, इसी के अंदर कोटिंग मटेरियल के अंदर कौन से वाले और मटेरियल की प्रॉपर्टी के हिसाब से स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड, जो स्लैग फॉर्मेशन करते हैं कोटिंग मटेरियल के अंदर, वो कौन से मटेरियल होते हैं स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड के लिए। इसके लिए आगे डैश लगाना, डैश लगा के लिखना आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कोमा SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कोमा सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, आयरन ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड। ये क्या है, ये स्लैग फॉर्मेशन के लिए सबसे मेजरली यूज होते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा आर्क स्टेबलाइजर, जो आर्क को स्टेबलाइज करते हैं कोटिंग मटेरियल में मटेरियल, वो कौन से होते हैं आर्क स्टेबलाइजर। उसमें इंपॉर्टेंट लिखेगा Na2O सोडियम ऑक्साइड, Na2O आर्क स्टेबलाइजर। हाँ, ये आर्क स्टेबलाइजर में, ओहो इतनी वो मटेरियल थोड़ी आर्क स्टेबलाइजर। आर्क स्टेबलाइजर एक तरीका है, मतलब एक वो है प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की, आर्क स्टेबलाइजर। इसमें लिखेगा Na2O, Na2O कोमा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, Na2O कोमा CaO कोमा TiO2 कोमा TiO2। ठीक है, TiO2 Na2O कोमा CaO कोमा TiO2 कोमा MnO, MnO हाँ टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया वो, MnO मैग्नीज ऑक्साइड, MnO मैग्नीज ऑक्साइड, MnO मतलब मिक्स है मैग्नीज ऑक्साइड MnO। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा वेल्ड स्ट्रेंथ, कौन से मटेरियल स्ट्रॉन्ग करते हैं। वेल्ड स्ट्रेंथ मतलब, वेल्ड स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डिंग भी आपकी कोटिंग के मटेरियल एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो वेल्ड स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करते हैं मटेरियल, उसमें लिखेगा यार कम से, देखो मैं विश्वजीत इतने सारों को मैं इतने में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इससे कम नहीं कर सकता। ठीक है, अब इतना तो कम से कम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो कम से कम देखो करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी भाई। देखो ये तो बात सही है ये तो बात ठीक है। चलो लिखेगा इसमें जो वेल्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या हो गए, क्रोमियम, क्रोमियम लिखेगा Cr, ऐसे लिख दो Cr, ऐसे तो याद रहता है ना, क्रोमियम Cr कोमा टंगस्टन, टंगस्टन क्या होता है W है ना, क्रोमियम कोमा टंगस्टन कोमा निकिल, निकिल क्या होता है Na, Na कोमा कोबाल्ट Co, कोबाल्ट CO कोमा वेनेडियम V, वेनेडियम V है ना। उम्मीद है आपने 30 तक की काउंटिंग याद कर रखी होंगी, खैर तो आपको याद होगी। ठीक है, 23 याद थी की हमने 30 तक याद की थी उस टाइम, अब तो भूल गए हैं। ठीक है, ठीक है, एक लाइन लिखिएगा, ये बस इतना ही लिखवाया था विश्वजीत जी, इतना तो काफी है, इतना तो कोशिश कर सकते हो ना, है ना, बस इतने में लिखवा रहा हूँ। बाकी जो चीजें हैं देखो मैं अपनी सेफ साइड खेल चुका हूँ, आपको सब याद करने हैं। ठीक है, बट मेन चीजें ये वाले, इनको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है एक लाइन लिखिएगा फंक्शन ऑफ द फ्लक्स में, एक लाइन लिखिएगा, ये उसमें नहीं लिखी हुई, प्लीज इसको ऐड कर लो यहाँ पर। ये इसमें मतलब अलग लाइन है ये, अब ये वाली चीज खत्म हो गई है, ये वाली चीजें खत्म हो गई है, अब नई लाइन है। लिखिएगा, लिखिएगा फ्लक्स, फंक्शन ऑफ फ्लक्स में फ्लक्स गिव्स, फ्लक्स गिव्स, flux gives alloys to bead material, flux gives alloys to bead material, bead becomes stronger, bead becomes stronger than the, than even THAN, than even the parent, than even the पेरेंट मेटल। मीनिंग क्या हुआ,
आपको जो मैंने HZ समझाया था, उस HZ में फ्लक्स था क्या? ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने किसको समझाया था? बेस मेटल है, और बेस मेटल का ही क्या है? फिलर रोड है, बेस मेटल का ही। तो उसमें मैंने कोई फ्लक्स की क्वांटिटी को मतलब एक्स्ट्रा नहीं समझा दिया कि हाँ उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है। अब जब कोटिंग में मतलब फ्लक्स में आपने इतनी सारी प्रॉपर्टी मिला दी, तो अब जो वेल्ड आपकी हो रही है, वेल्डिंग हो रही है, उस वेल्डिंग की प्रॉपर्टी आपकी बेस मेटल से भी अच्छी हो सकती है, बट कब? जब आप फ्लक्स को प्रॉपर्ली मिलाओगे उसमें। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये आ जाए ना कि अगर प्रॉपर्ली फ्लक्स का यूज करके वेल्डिंग की जा रही है, तो स्ट्रेंथ क्या होगी वेल्डिंग की? अच्छी, इंक्रीज है कि नहीं? अच्छी याद रखना हमेशा। अगर फ्लक्स है ही नहीं, तो हमेशा वो क्या होगा? डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज होगा, वो फ्लक्स नहीं है तो। ठीक है, चलो बढ़िया। लग तो ऐसे रहा है यार, ऐसे 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 लग रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक ये कवर हो गया। हाँ। ठीक है, अब चीजें हमारी आर्क लेंथ हैं। कैसा चल रहा है? हिम्मत है? हिम्मत है? तो हिम्मत चल रही है, मतलब चल रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक, देखो तो फिर क्या है? अरे खुद नहीं यार, एक्चुअली आपको देख के ना फिर हालत खराब हो जाती है मेरी, अभी यही तो कह रहा था। हाँ हाँ सही है सही है, सही है। हाँ हाँ, चलो वेल्डिंग पोजीशन पर चल रहे हैं, बट उससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, पानी जरूर है, फिर से पानी खत्म हो जाता है भाई।